देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। है मैम। अच्छा देखो हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट कहाँ तक किया था, हम लोग फीफो लीफो जो है उस पे क्वेश्चन कर रहे थे। और यहाँ पर मैंने इलास्ट्रेशन 7 और 8 होमवर्क दिया था जो फीफो बेसिस पे था, ठीक है। तो देखो फीफो और लीफो था शायद, यहाँ पर हम दिखा देते ये वाले पीडीएफ से मैंने दिया था इलास्ट्रेशन 7 एंड इलास्ट्रेशन 8, ये दो मैंने होमवर्क दिया था, ये करवा देंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले फीफो और लीफो के बारे में देखो यहाँ पर कुछ है नोट्स, ठीक है, ये हम बता देते हैं। क्या क्या बेनिफिट है फीफो का, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, या फिर फीफो मेथड का फीचर्स क्या है, एक बार बता देते, ठीक है। फिर ये वाला नोट्स हम तुम लोग को प्रोवाइड कर देंगे। तो ये क्या है ना, एमसीक्यू वगैरह में भी चाहिए होगा, और अगर इस पे हमें कुछ थ्योरी वगैरह दे तो भी हमें पता होना चाहिए। देखो फीफो मतलब हमें पता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, मतलब जो स्टॉक जो मटेरियल सबसे पहले इन मतलब सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले हम लोग इशू करेंगे प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इट इज अ मेथड ऑफ प्राइसिंग द इशू ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल इशू करने का एक मेथड है जहां पर हम लोग जिस तरह से, क्योंकि ये सारे क्या है मेथड है, देखो यहाँ पर लिस्ट ऑफ मेथड भी दे रखा है, कितने तरह से हम लोग मटेरियल जो इशू करना चाहते हैं उसका प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि अभी जो प्रोडक्शन में हम लोगों ने इशू किया उसका प्राइस कितना होगा। गुड मॉर्निंग इनकी। गुड मॉर्निंग मैम। तो देखो कितना सारा मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, कॉस्ट प्राइस मेथड, मतलब तीन अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किया गया है। कॉस्ट प्राइस मेथड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, बेस स्टॉक, ठीक है, जिसमें बेस स्टॉक हम लोगों ने लास्ट दिन बेस स्टॉक यूज करके फीफो लिफो किया था, ठीक है। ये हो गया तीन मेथड। अच्छा नीचे देखो एवरेज प्राइस मेथड, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, ये दोनों मेथड भी हम लोगों ने लास्ट दिन कवर किया था। गुड मॉर्निंग ज्योति। अच्छा देखो एवरेज प्राइस मेथड, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, वेटेड, जिसमें हम लोगों ने सिंपल और वेटेड एवरेज किया था, और भी मेथड्स है, देखो मूविंग सिंपल एवरेज और मूविंग वेटेड एवरेज, ठीक है। और ये जो मूविंग मेथड है ना, ये नया नहीं है, क्योंकि देखो बीकॉम में जब स्टैटिस्टिक्स करते हो तो एक होता है कि ये वाला जो स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर होता है टाइम सीरीज बोल के, वहां पर ये मूविंग सिंपल एवरेज और मूविंग वेटेड एवरेज रहता है, ठीक है। तो कभी ना कभी तो क्या होगा, ठीक है, आज हम बताएंगे, इस पे भी हमारे पास क्वेश्चन है। लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना हम लोग का फीफो लिफो ये सब होता है, फिर भी है तो हम लोग पढ़ेंगे जरूर। रिप्लेसमेंट मेथड, रियलाइजेबल प्राइस मेथड, ठीक है, मार्केट प्राइस के ऊपर डिपेंड करके। नोशनल प्राइस, नोशनल मतलब क्या होता है, एस्टिमेटेड, स्टैंडर्ड प्राइस, इन्फ्लेटेड प्राइस, ठीक है। अच्छा अब मेनली जो हम लोग यहाँ पर देखना चाहते थे कि फीफो का क्या क्या फीचर्स है, देखो यहाँ पर फीफो का मतलब है, ये पहला बात है कि ये मेटेरियल इशू कर, जो मेटेरियल इशू हो रहा है उसका प्राइस कितना होगा वो डिसाइड करने का एक मेथड है। तो यहाँ पर क्या होता है इस मेथड के हिसाब से, इन अदर वर्ड्स द मेटेरियल आर इशूड इन द ऑर्डर इन विच दे अराइव इन द स्टोर। कैसे मटेरियल को इशू करना है, जैसे वो स्टोर में आ रहा है, मतलब पहला जो आ रहा है, मान लो यहाँ पर हमारे पास टू टाइप ऑफ मटेरियल है, मटेरियल 1 है और मटेरियल 2 है, पहले ये खरीदा गया उसके बाद ये, तो जब इशू होगा तो फर्स्ट ये आउट होगा उसके बाद ये वाला आउट होगा, ठीक है, इस तरह से। अच्छा अब देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, दिस मेथड इज कंसिडर्ड सुटेबल इन टाइम्स ऑफ फॉलिंग प्राइसेस। देखो यहाँ पर बता दिया, इस पे हम लोगों ने सब एमसीक्यूज किया था ना, ये बेस्ट होता है कब, अगर प्राइस कम हो रहा है, ठीक है, जब प्राइस जो है वो गिर रहा है, क्यों, द मेटेरियल कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन, अगर प्राइस धीरे धीरे कम होते जा रहा है तो हम लोग जो मेटेरियल इशू कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए वो क्या हो जाएगा, will be high while the replacement cost of material will be low. In case of rising price the method is not suitable। देखो
पहले प्राइस था 15, फिर मान लो हो गया 14, हम जो फॉलिंग प्राइस के लिए बोल रहे हैं, फिर हो गया 13। इसका मतलब अगर फर्स्ट ये था तो पहले ये वाला आउटफ्लो होगा, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें रॉ मटेरियल का कॉस्ट 15 जाएगा, नेक्स्ट 14 हो जाएगा, उसके बाद 13 हो जाएगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल लिया। देखो यहाँ पर फॉलिंग प्राइस मैंने यहाँ पर बना दिया। अब क्या बोल रहा है, ये सूटेबल है, फॉलिंग प्राइस होता है तो फीफो यूज करो। क्यों? द मेटेरियल कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन विल बी हाई। तो मेटेरियल कॉस्ट जो प्रोडक्शन में जा रहा है वो हाई। देखो 15 है ना मार्केट में, जबकि अभी 13 में भी मिल रहा है, लेकिन हम लोग 15 चार्ज कर रहे हैं, उसके बाद 14, 13, ठीक है। while the replacement cost of material will be low। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है कि जो इशू प्राइस हो रहा है, ठीक है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लो इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो ये सूटेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्राइस कम होने पे सूटेबल होता है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा जनरेट करेगा, ठीक है। तो प्राइस कम होने पे ये ज्यादा सूटेबल होगा। मतलब प्राइस कम यानी कि मार्केट में अगर प्राइस जो है वो गिर रहा है तो ये ज्यादा सूटेबल होगा, ठीक है। और इसका एडवांटेज देखो क्या क्या है। ये सिंपल है और इजी टू ऑपरेट है। इन केस ऑफ फॉलिंग प्राइसेस दिस मेथड गिव्स बेटर रिजल्ट, ठीक है। अगर प्राइस कम हो रहा है तो बेटर रिजल्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो जैसे मान लो 20 रुपीज का हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट था, तो पहले मेटेरियल 15 हो गया यानी 5 रुपीज का, उसके बाद 14 हो गया यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा प्रॉफिट, ये हो गया 6 रुपीज का, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो 7 रुपीज का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है ना। तो इन केस ऑफ फॉलिंग प्राइसेस दिस मेथड गिव्स बेटर रिजल्ट। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, मार्केट प्राइस। क्यों? देखो हम लोग पहले 15 वाला यूज कर रहे हैं जो सबसे पहले परचेस किया था, उसके बाद 14 और 13, उसके बाद 14 और 13 हम लोग यूज कर रहे हैं। तो हमेशा हम लोगों का जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो मार्केट प्राइस ही दिखाएगा, क्योंकि सबसे पहले 15 वाला परचेस किया था, उसके बाद 14, उसके बाद 13, यानी ये स्टॉक सबसे पहले आउटफ्लो होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यानी जो क्लोजिंग स्टॉक रह रहा है वो हमेशा करेंट प्राइस को दिखा रहा है, यानी मार्केट प्राइस को शो कर रहा है, ठीक है। ये इसका हो गया एडवांटेज। तो एडवांटेज में ही हम लोग देख सकते हैं, एडवांटेज याद रखोगे तो इससे आराम से हम लोग एमसीक्यूज वगैरह या फिर कुछ भी थियोरिटिकल आएगा तो कर सकते हैं। पहला बात है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो समझ में आता है जो स्टॉक सबसे पहले हम लोगों ने लिया है, ठीक है, मतलब जो स्टॉक सबसे पहले गोडाउन में इन हुआ है वही सबसे पहले आउट होगा। और ये हमेशा फॉलिंग प्राइस में बेटर रिजल्ट देता है क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा जनरेट कर पाता है। और ये जो राइजिंग प्राइस है वहां पर बेटर नहीं होगा, ठीक है, वहां पर ये सूटेबल नहीं होगा। और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा मार्केट प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, ये प्राइस जो है फ्लक्चुएट अगर कर रहा है फ्रीक्वेंटली, बाई चांस अगर रॉ मटेरियल का प्राइस जो है वो फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार अगर फ्लक्चुएट करता है तो ये मेथड जो है ये क्लरिकल एरर जनरेट कर सकता है। तो ये मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर फ्लक्चुएशन चल रहा है मार्केट में। इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस दिस मेथड इज नॉट एडवाइजेबल। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो ये मेथड मत यूज करो, प्रॉफिट में इंपैक्ट आ जाएगा, ठीक है। जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा ना, अगर प्राइस बढ़ रहा है जैसे मान लो 15, उसके बाद 16, उसके बाद 17, तो पहले हम लोग 15 वाला रॉ मटेरियल लगा लिए, फिर 16, फिर 17, तो प्रोडक्ट जो है मार्केट में क्या हो जाएगा, मार्केट में प्रॉब्लम होगा किस चीज का। देखो अगर हम लोग 15 रुपीज का रॉ मटेरियल लगा रहे हैं तो हमारा कॉस्ट कम आएगा ना, उसके बाद 16 मतलब पहला लॉट का जो प्रोडक्ट आएगा उसका कॉस्ट कम, उसके बाद वाला ज्यादा, उसके बाद और ज्यादा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर राइजिंग प्राइस हो रहा है तो ये मेथड हमारा सूटेबल नहीं होगा। द मेटेरियल कॉस्ट चार्ज टू सेम जॉब आर लाइकली टू शो डिफरेंट रेट। बोल रहा है कि ये जो मेथड है इसमें एक डिसएडवांटेज है, क्या है, थर्ड नंबर वाला देखो, मेटेरियल का जो कॉस्ट है जो चार्ज किया जा रहा है सेम जॉब के लिए वो डिफरेंट रेट दिखा सकता है। जैसे मान लो जॉब 1 में हम लोग मेटेरियल इशू कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने जो मेटेरियल टाइप 1 इशू किया वो पहले हम लोगों ने 15 में खरीदा था, आफ्टर दैट मान लो हम लोगों ने उसको 14 में खरीदा फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग ये मेटेरियल को जॉब 1 में चार्ज कर रहे हैं तो पहला 15 हो गया, उसके बाद अगर प्राइस चेंज हो गया तो फिर उसमें वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मेटेरियल कॉस्ट जो चार्ज हो रहा है, मेटेरियल कॉस्ट जो चार्ज हो रहा है टू सेम, एक सेकेंड इनकी क्या लिख रही है,
तो देखो द मेटेरियल कॉस्ट चार्ज टू सेम जॉब आर लाइकली टू शो डिफरेंट रेट, क्योंकि देखो फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस है, ठीक है। तो अगर हम लोगों का रेट चेंज होता है तो मेटेरियल कॉस्ट जो है सेम जॉब के लिए वो भी चेंज हो सकता है, तो ये किसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो लीफो, लीफो में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लॉट सबसे लास्ट में हम लोगों ने लिया है, इन मतलब हमारे गोडाउन में आए, वो सबसे लास्ट में जाएगा, पहले जाएगा, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आया वो पहले जाएगा। अंडर दिस मेथड द प्राइस ऑफ लास्ट रिसीव्ड बैच और लॉट आर यूज्ड फॉर प्राइसिंग द इश्यूज यूनिट सॉरी अंटिल इट इज एग्जॉस्टेड एंड सो ऑन, जब तक वो खत्म नहीं होता है लास्ट स्टॉक, ठीक है। जैसे मान लो ये पहले 1 2 ये थर्ड नंबर आया, ठीक है, तो ये ही पहले आउट हो जाएगा, ठीक है। इन कैसे हुआ 1 2 3, आउट कैसे होगा 3 2 1, इस बेसिस पे, ठीक है। 3 2 1, मान लो स्टॉक इन हुआ 1 2 3, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो 3 पहले आउट होगा, फिर 2 फिर 1, जब तक 3 कंप्लीट नहीं होता, 3 नंबर स्टॉक जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा फुल्ली, तब तक हम लोग 2 1 ये सब में हाथ नहीं दे सकते। ड्यूरिंग द इन्फ्लेशनरी पीरियड और पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस, अगर प्राइस बढ़ रहा है, द यूज ऑफ LIFO वुड हेल्प टू एंश्योर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइंड अप्रोक्सीमेटली ऑन द अबव बेसिस इज अप्रोक्सीमेटली द करंट वन। बोल रहा है कि अगर जैसे फीफो का उल्टा होगा, ठीक है, अगर प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे मान लो ये 10 में खरीदा था, ये 12 और ये 13, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो बोल रहा है लीफो यूज करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 13 वाला स्टॉक आउटफ्लो करेंगे, फिर 12 वाला, फिर 10 वाला, ठीक है। और इसमें क्या होगा, द यूज ऑफ लीफो वुड हेल्प टू एंश्योर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइंड अप्रोक्सीमेटली ऑन द अबव बेसिस इज अप्रोक्सीमेटली द करेंट वन, मतलब हम लोग करेंट मार्केट प्राइस के साथ हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। देखो क्योंकि अगर रॉ मटेरियल हम लोग 13 से खरीद रहे हैं तो हमें वो रिकवर करना पड़ेगा ना, अगर रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है तो वो तो हमें कस्टमर से ही रिकवर, मतलब प्रोडक्ट में ही चार्ज करना पड़ेगा। तो अगर 13 रुपीज से खरीद रहे हैं तो पहले 13 ही लगाना चाहिए। मार्केट में रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा हुआ है तो हमें मतलब कॉस्ट भी हमारा उतना ही हमें ऐड करके उस हिसाब से कस्टमर को सेल करना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट का कॉस्ट हमें 13 देंगे, वही हमारे लिए बेनिफिट होगा। क्यों सोचो, अगर हम लोग पहले 10 रुपए वाला स्टॉक दे देते हैं, यानी अगर इस सिचुएशन में हम लोग फीफो फॉलो करते हैं तो मार्केट में अगर उसके बाद प्राइस जो है वो कम हो जाएगा तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा नहीं, क्योंकि हम लोग जब प्राइस बढ़ रहा है तो 10 रुपए कॉस्टिंग लगा रहे रॉ मटेरियल का, तो हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट कम होगा, हो सकता है सस्ते में हम लोग बेच रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये सब मटेरियल हम लोग क्या करेंगे, नहीं बेच पाएंगे, ये सब मटेरियल यूज करके प्रोडक्शन करके नहीं बेच पाएंगे, हमारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक जो है वो महंगा वाला बच जाएगा। इसीलिए अगर प्राइस बढ़ रहा है तो जो महंगा है, सोचो ना, अगर 13 रुपीज किसी चीज का प्राइस है, जैसे मान लो एक नॉर्मल बात है, मान लो कि कोई भी एक जैसे मान लो अगर बिस्किट, कोई एक बिस्किट का प्राइस है मान लो 10 रुपीज, ठीक है, वो हो गया कल 12 रुपीज, तो नेक्स्ट हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा कम हो जाए प्राइस, फॉर एग्जांपल अगर कम हो जाता है, ठीक है, तो ये 12 रुपीज वाला कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा ना। तो इसीलिए अगर प्राइस ज्यादा है तो ज्यादा प्राइस वाला प्रोडक्ट पहले बेच के हमें जो है वो आउटफ्लो कर देना चाहिए। इसीलिए अगर राइजिंग प्राइस है तो हमें लीफो यूज करना चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग करेंट मार्केट के साथ चल पाए। अंडर लिफो स्टॉक वुड बी वैल्यूड एट ओल्ड प्राइस, ऑब्वियसली, क्योंकि देखो सबसे पहले जो लिया है वो सबसे बाद में जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 3 लिखा था, तो 1 वाला स्टॉक सबसे बाद में आउटफ्लो होगा, तो वो ओल्ड प्राइस ही शो करेगा, बट नॉट रिप्रेजेंट द करेंट प्राइस, जैसे लीफो में होता है, सॉरी जैसे फीफो में होता है, फीफो में करेंट प्राइस शो होता है, तो फीफो और लीफो जस्ट ऑपोजिट है। एडवांटेज क्या है, देखो द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड विल बी आइदर नियरर टू एंड और विल रिफ्लेक्ट द करेंट मार्केट प्राइस, जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल में मतलब जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे, ठीक है, जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे इसमें जो रॉ मटेरियल ऐड हो रहा है, ठीक है, वो हमेशा करेंट प्राइस में ऐड होता है, क्योंकि हम लोग फॉलो कर रहे हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे अभी मैंने दिखाया था 1 2 3 ऐसे 3 तरह का मैंने स्टॉक दिखाया था। अगर थर्ड वाला सबसे पहले जाएगा, इशू होगा प्रोडक्शन सेंटर में, तो इसका मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है वो रॉ मटेरियल, हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें जो रॉ मटेरियल एडेड हुआ है वो हमेशा करेंट प्राइस को शो करेगा, ठीक है, ये एडवांटेज होता है। जो फीफो में जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, इन केस ऑफ फॉलिंग प्राइस प्रॉफिट टेंड्स टू राइज ड्यू टू लोअर मटेरियल कॉस्ट, अगर प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, सॉरी फॉलिंग प्राइस, अगर प्राइस कम हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लोअर मटेरियल कॉस्ट जो है हम लोग ऐड कर पाएंगे, मतलब एडवांटेज देखो, अगर प्राइस कम हो रहा है जैसे 10 9
8, ठीक है। तो अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो प्रॉफिट जो है वो ज्यादा दिखेगा। क्यों? देखो हम लोग मान लो 20 रुपीज में बेचते हैं और मेटेरियल का कॉस्ट 8, बाकी कॉस्ट मैंने ऐड नहीं किया, तो प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर 12 रुपीज, ठीक है। अच्छा, फिर 9 वाला यूज करो, यहाँ पर हो गया 11, ठीक है। फिर अगर हम लोग 10 वाला यूज करते हैं तो यहाँ पर हो गया 10, ठीक है। तो प्रॉफिट इस तरह से क्या हो जाएगा? प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा ड्यू टू लोअर मेटेरियल कॉस्ट। देखो लोअर मेटेरियल कॉस्ट की वजह से क्या हो रहा है? प्रॉफिट हम लोग का बढ़ रहा है। अच्छा, डिसएडवांटेज देखो, डिसएडवांटेज क्या है? द कंप्यूटेशन बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। अगर मतलब कैलकुलेशन का बात देखो तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इफ टू मेनी रिसिप्ट्स आर देयर। अगर बहुत ज्यादा रिसिप्ट हो जाता है, मतलब स्टॉक इन होते जा रहा है, तो लीफो में इसे मेंटेन करना मुश्किल होता है। कंपनीज हैविंग जेआईटी हम लोग पढ़ चुके, जस्ट इन टाइम सिस्टम विल फेस दिस प्रॉब्लम मोर। जब से ये जेआईटी आया, जस्ट इन टाइम, मतलब जहां पर हमें स्टॉक वगैरह करके रखना ही नहीं है, ठीक है, तो इससे ये जो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, ये मेथड जो है इस पे प्रॉब्लम दिख रहा है। मतलब ये मेथड वैसे भी क्या हुआ है ना, ये अभी यूज होता ही नहीं है, ठीक है, फिर भी है तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कंपनीज हैविंग जेआईटी सिस्टम विल फेस दिस प्रॉब्लम मोर। तो जो लोग जेआईटी सिस्टम फॉलो करते हैं उनके लिए लीफो फॉलो करना मुश्किल है, ठीक है। अच्छा, बेस स्टॉक तो मैंने बता दिया था लास्ट दिन, इस पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया था। बेस स्टॉक मतलब एक मिनिमम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक हमेशा में रखना पड़ेगा। अगर तुम लोग को याद आ रहा है तो लास्ट दिन हम लोग एक 100 यूनिट का स्टॉक रख रहे थे। ये देखो, ए मिनिमम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक अंडर दिस मेथड इज ऑलवेज हेल्ड एट अ फिक्स्ड प्राइस एज रिजर्व इन द स्टॉक, जो मैंने दिखाया था 100 करके, ठीक है, क्वेश्चन में बोला था। टू मीट ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी इफ अराइजेस। ये क्यों रखा जाता है? ताकि अगर इमरजेंसी सिचुएशन आए, ठीक है, तो हम लोग वो स्टॉक को यूज कर पाए। दिस मिनिमम स्टॉक इज नोन एज बेस स्टॉक एंड इज वैल्यूड एट अ प्राइस एट विच द फर्स्ट लॉट ऑफ मटेरियल इज रिसीव्ड। तो बोल रहा है कि ये मिनिमम स्टॉक जो है, इसी को हम लोग बेस स्टॉक बोलते हैं। और इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है? फर्स्ट लॉट जो लिया गया था वहां से बेस स्टॉक बनाएंगे, तो फर्स्ट लॉट का रिसिप्ट प्राइस जो था इसका भी उतना ही होगा, एंड रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय सब्सिक्वेंट प्राइस फ्लक्चुएशन। और ये हमेशा उतना ही रहेगा जितना पहले डिसाइड किया गया है। अगर किसी तरह का प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है तो इससे ये अफेक्टेड नहीं होगा। द क्वांटिटी इन एक्सेस ऑफ द बेस स्टॉक में बी वैल्यूड आइदर ऑन द लिफो बेसिस और फीफो बेसिस। इसी पे तो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। तो अगर जो हम लोगों ने इमरजेंसी के लिए बेस स्टॉक रखा है उसके अलावा हमारे पास कोई स्टॉक आ रहा है तो उसे हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं? फीफो पे कर सकते हैं, लिफो पे कर सकते हैं। दिस मेथड इज नॉट एन इंडिपेंडेंट मेथड एज इट यूजेस फीफो और लिफो। इट मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब इसका कोई पर्टिकुलर अपना कोई मेथड नहीं कि बेस स्टॉक मेथड में हमें कुछ इस तरह से करना है। ये डिपेंड करता है फीफो या लिफो पे। एक स्टॉक को एज ए बेस स्टॉक रख दो और बाकी स्टॉक को या तो लिफो या तो फीफो से मेंटेन करो। इसका एडवांटेज क्या है? इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस therefore will depend upon the use of the other method, ठीक है। बाकी मेथड के यूज के ऊपर ही इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज डिपेंड करता है। मतलब अगर हम लोग बेस स्टॉक विथ लिफो यूज करते हैं तो लिफो का एडवांटेज डिसएडवांटेज देखो, और अगर हम लोग बेस स्टॉक विथ फीफो यूज करते हैं देन वहां पर हमें फीफो या फीफो का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को फॉलो करना पड़ेगा। बेस स्टॉक का इंडिविजुअली कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं है। बेस स्टॉक विथ फीफो तो फीफो एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेबल हो जाएगा। बेस स्टॉक विथ लिफो तो लिफो का एडवांटेज डिसएडवांटेज जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने स्पेसिफिक प्राइस मेथड, ये वाला भी देख लो। दिस मेथड इज यूजफुल स्पेशली व्हेन द मटेरियल आर परचेस्ड फॉर ए स्पेसिफिक जॉब और वर्क ऑर्डर। जॉब का मतलब हमें पता है, जॉब कॉस्टिंग हम लोगों ने एक बार पढ़ लिया है। तो जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है कि पर्टिकुलर कस्टमर के ऑर्डर के बेसिस पे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग वर्क ऑर्डर भी बोल सकते हैं। तो अगर हमें स्पेसिफिकली कोई काम करना है, उसके लिए स्पेसिफिक मटेरियल चाहिए, तो स्पेसिफिक प्राइस मेथड से हम लोग उसका मटेरियल इशू प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। एंड एज सच दिस मटेरियल आर इशूड सब्सिक्वेंटली to that specific job or work order at the price at which they were purchased। तो जिस प्राइस पे वो मटेरियल स्पेसिफिक उस जॉब के लिए परचेस किया गया है, ठीक है, उसी प्राइस पे इसे क्या किया जाएगा? इशू किया जाएगा। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड फॉर प्रोडक्शन पर्पस टू स्पेसिफिक जॉब रिप्रेजेंट एक्चुअल एंड करेक्ट कॉस्ट। जैसे मान लो अगर हम लोगों ने स्पेसिफिकली कोई रॉ मटेरियल खरीदा है 10 रुपीज पर किलो करके, तो जब इशू करेंगे तो वो 10 रुपीज पर किलो करके ही करेंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। और ये स्पेसिफिक जॉब के लिए जो हम लोगों ने मटेरियल खरीदा है
और जो इशू करेंगे वो हमेशा एक्चुअल और करेक्ट कॉस्ट ही हमें शो करेगा, क्योंकि इसमें तो हम लोग कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। दिस मेथड इज स्पेसिफिक फॉर नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, क्योंकि देखो जो कस्टमर के हिसाब से बनता है उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, हर एक कस्टमर का अपना अपना टेस्ट होता है, तो वो उस हिसाब से जो है प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग जॉब कॉस्टिंग कर रहे हैं। तो ये कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं बना सकते इस मेथड से, ठीक है। स्टैंडर्ड कैसे बनाएंगे? स्टैंडर्ड प्रोडक्ट क्या होता है कि हाँ ये स्टैंडर्ड है, इसके बेसिस पे हम लोग बनाते हैं। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं होगा ना, क्योंकि कस्टमर डिमांड पे प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे टेलर वाला जो कंसेप्ट होता है, ठीक है, या फिर मान लो जो जेरोक्स वगैरह होता है, तो उसमें कोई स्टैंडर्ड थोड़ी ना होता है कि इस तरह का जेरोक्स हम मुझे क्या चाहिए वो जेरोक्स करवा के देंगे, वो प्रिंट करके देंगे ना, तो या फिर वो ड्रेस सिलवा के देंगे, तो इसमें कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट तो बनता नहीं है। तो ये जो है वो नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल होगा, स्पेसिफिक प्राइस मेथड नाम से ही पता चल रहा है। दिस मेथड इज डिफिकल्ट टू ऑपरेट स्पेशली व्हेन परचेसेस एंड इश्यूज आर न्यूमरस। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, बोल रहा है ये मेथड कब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मान लो हम लोगों को जो प्रोडक्ट बनाना था वहां पर हम लोगों ने ₹10 पर किलो करके 5 किलो मटेरियल खरीद लिया, ठीक है, तो यहाँ पर ₹50 का मटेरियल लगेगा, हम लोग यही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। लेकिन हम लोगों ने मटेरियल 5 किलो खरीदा, वो मान लो कम हुआ, ठीक है, वो कम हो गया तो हम लोगों को और भी खरीदना पड़ेगा। अब अगर बार बार खरीदेंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि हम लोगों के लिए ये ऑपरेट करना प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग स्पेसिफिकली कर रहे हैं किसी एक प्रोडक्ट के लिए। तो इसका मतलब मान लो फिर हम लोगों ने और भी 5 किलो खरीद लिया और उसका प्राइस जो है वो चेंज हो गया, फॉर एग्जाम्पल चेंज हो गया, ठीक है, तो हमें उस तरह से ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि दिस मेथड इज डिफिकल्ट टू ऑपरेट स्पेशली व्हेन परचेसेस एंड इश्यूज आर न्यूमरस। मतलब परचेज इशू दोनों ही न्यूमरस होना चाहिए, ठीक है, मतलब पहले 5 किलो जो है इशू कर दिया, उसके बाद या फिर मान लो यहाँ से 4 किलो इशू किया, कुछ बच गया, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे कस्टमर पे वो प्रोडक्ट को अप्लाई कैसे करेंगे। प्रॉब्लम ये हो गया ना, अगर कुछ रह जाएगा, हो सकता है दूसरे कस्टमर को ये रॉ मटेरियल चाहिए ही नहीं, फिर ये तो बच गया, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि अगर बार बार खरीद रहे हैं, इशू कर रहे हैं, तो इसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली किसी एक प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने खरीदा है, ठीक है, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हम लोग इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए बोल रहा है कि अगर बार बार खरीद रहे हैं, न्यूमरसली खरीद रहे हैं, इशू कर रहे हैं, तो ये मेथड हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है। सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, ये हम लोगों ने लास्ट दिन किया था। अंडर दिस मेथड मटेरियल इशूड आर वैल्यूड एट एवरेज प्राइस विच इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल ऑफ ऑल यूनिट रेट बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। हम लोग कैसे कर रहे थे, टोटल जितना भी आ रहा था हम लोग का कॉस्ट मटेरियल का डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, इस तरह से हम लोग कर रहे थे, ठीक है। फिर मटेरियल इशू प्राइस कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, टोटल ऑफ यूनिट प्राइजेस ऑफ ईच परचेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट। फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, मैंने तो समझाया है, करके भी दिखा दिया था लास्ट क्लास में कि सिंपल एवरेज मेथड में हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन द मटेरियल आर रिसीव्ड इन यूनिफॉर्म लॉट और सिमिलर क्वांटिटी। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये मेथड हम लोग कब ज्यादा सूटेबल होगा, ठीक है। वैसे तो हम लोग कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोसेस तो करना, जैसे जॉब कॉस्टिंग कर रहे हैं तो स्पेसिफिक प्राइस मेथड ही यूज करना चाहिए। अगर हम लोगों का मटेरियल जो है ये मटेरियल जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म लॉट, मतलब मान लो 100 किलो, फिर उसके बाद भी 100 किलो, फिर उसके बाद भी 100 किलो, यूनिफॉर्म लॉट, ठीक है। अब सिमिलर क्वांटिटी 100 100 100 लॉट में खरीदो या क्वांटिटी जो भी हो, अगर सिमिलर होता है, ठीक है, तो ये सिंपल एवरेज प्राइस जो है सबसे बेनिफिट होगा। एंड प्राइसेस डू नॉट फ्लक्चुएट कंसिडरेबली, ठीक है, बहुत ज्यादा प्राइस का फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, तो फिर ये मेथड जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा। नाउ देखो वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, इसमें क्या बोला है, दिस मेथड रिमूव्स लिमिटेशन ऑफ सिंपल एवरेज मेथड, मतलब सिंपल एवरेज का जो लिमिटेशन था उसको एलिमिनेट करने के लिए वेटेड एवरेज प्राइस मेथड आया, ठीक है। in that it also takes into account the quantities which are used as weight in order to find the issue price। यहाँ पर इशू प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर इशू प्राइस फाइंड आउट किया जाता है टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल वेट करके। दिस मेथड यूजेस टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर इशू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी अवेलेबल फॉर इशू। यहाँ पर क्या होता है, जो अवेलेबल है क्वांटिटी और मटेरियल का अमाउंट, मतलब रुपीज में, ठीक है, उसी को इशू प्राइस के लिए यूज किया जाता है। देखो जैसे हम यहाँ पर दिखाते, लास्ट दिन हम लोगों ने किया था ना, ये देखो सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज किया था।
ये देखो यहाँ पर हम लोग ये वाला शायद पहला वाला सिंपल एवरेज था। यहाँ पर क्या होता है, इशू प्राइस हम लोग कैसे काउंट करते हैं, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी करके नहीं करते। हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि कौन सा लॉट वाला रह गया है, कौन सा लॉट जो है पूरा पूरी एग्जॉस्ट हो गया है, खत्म हो गया है, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग रेट यहाँ पर इशू प्राइस डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि 10 और 10.2 वाला था, उसके बाद कौन सा चला गया, कौन सा रह गया, इस तरह से। लेकिन इसको एलिमिनेट करके यहाँ पर क्या किया गया, ये सबसे मतलब इसका नाम है सिंपल, लेकिन ये सिंपल है नहीं, ठीक है। इसका जो प्रॉब्लम था इसको एलिमिनेट करके वेटेड एवरेज किया गया, जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें ये नहीं देखना है कि कौन सा पर्टिकुलर लॉट का जो है वो रॉ मटेरियल रह गया। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमेशा टोटल ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ क्वांटिटी। ये देखो जैसे इशू हुआ है यहाँ पर, ये 507 डिवाइडेड बाय 50 कर लिया, हो गया। लेकिन अगर यही हमें सिंपल एवरेज में करना होता है तो हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग पहले देखेंगे कि अलग से रेट का एवरेज करेंगे, ठीक है, 10 और 10.2 का, क्योंकि ये दो स्टॉक था उसके बाद इशू हुआ, तो इसका जो एवरेज होगा उस रेट पे माल इशू होगा। देखो 10 और 10.2, ठीक है, 10.0110 देखो इस पे इशू हुआ, सेम क्वेश्चन था, है ना। तो डिफरेंस समझ में आया, तो इस तरह से होता है। अच्छा, मूविंग वाला अभी हम बता देंगे जब करवाएंगे, तो ये जितना करवाया था वो एक बार बता दिया मैंने। अब चलो देखते हैं यहाँ पर इलास्ट्रेशन 7, ठीक है, इलास्ट्रेशन 7 देखो। अच्छा, यहाँ पर फीफो बोला है कि लीफो, चेक कर लेते हैं। फीफो मेथड से करने के लिए बोला है, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। डेट, रिसिप्ट, क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू, इशू, क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू, बैलेंस, क्वांटिटी, प्राइस और वैल्यू। अच्छा देखो, सबसे पहले यहाँ पर 2016 और मार्च का बोल रखा है, ठीक है। तो 2016, तो यहाँ पर क्या बोला है देखो, ओपनिंग बैलेंस 500 टन, ओपनिंग बैलेंस 500 टन एट द रेट ऑफ रुपीज 200 करके, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक मतलब कहाँ पर चला जाएगा, रिसिप्ट में चला जाएगा, सॉरी यहाँ पर चला जाएगा बैलेंस में, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक 500 और प्राइस है 200 करके, ठीक है। तो 500 इंटू 200 1 लाख हो गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर इशू हुआ है 70 टन, ठीक है, इशू हुआ है 70 टन। तो यहाँ पर लिखते हैं 3rd ऑफ मार्च। तो 70 टन इशू हुआ है, तो इशू में लिखेंगे 70, प्राइस कितना होगा, एक ही लॉट है, हम लोग के पास अलग कुछ है नहीं, तो 200, वैसे कर रहे हैं हम लोग फीफो बेसिस, तो ये हो गया 14,000। अब यहाँ पर कैसे लिखना है, बैलेंस कितना हो जाएगा, 500 से 70 चला गया तो ये हो गया 430, और रेट है 200, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरो हो गया, और यहाँ पर 86,000, ठीक है, 86,000 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 3rd मार्च के बाद 4th मार्च को इशू हुआ है 100 टन, 4th मार्च को इशू हुआ है 100 टन। अच्छा, 100 टन का प्राइस, इशू प्राइस खुद ढूंढना पड़ता है, ठीक है, 200 ही होगा क्योंकि हमारे पास तो एक ही लॉट है, तो 20,000, ठीक है, 20,000 हो गया। यहाँ पर बचा कितना, 330 इंटू 200, 66,000, ठीक है, 66,000 हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर से इशू हुआ है 5th मार्च को 80 टन, 5th मार्च को 80 टन,
80, प्राइस 200 करके 16,000। तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस करना पड़ेगा, 330 माइनस 80, 330 माइनस 80, तो ये हो गया 3080, सॉरी 330 250 हो जाएगा, ठीक है, 250 इंटू 200, तो ये 50,000 हो जाएगा। अभी तक सारा हम लोगों का इशू ही था, ठीक है, जितना भी था इशू था। अच्छा, अब 13 मार्च को रिसिप्ट फ्रॉम सप्लायर 200 टन एट द रेट ऑफ 190। अच्छा, 13 मार्च को रिसिप्ट फ्रॉम सप्लायर 200 एट द रेट ऑफ 190, तो ये हो गया 38,000। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर हमें दो अलग अलग दिखाना पड़ेगा, 200 250 और 200, 250 वाला 200 करके, 200 वाला 190 करके, दोनों का वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर 50,000, यहाँ पर 38,000, ठीक है, ये ऐसे कर दिया ताकि पता चले ये एक ही लाइन में है, ठीक है। अच्छा, 13 मार्च के बाद यहाँ पर 14 को रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट ए 15 टन, इसका क्या होगा बताओ, इसका क्या ट्रांजैक्शन होना चाहिए, मतलब इसको कहाँ लिखे, ये हम लोगों ने ना तो खरीदा है ना तो इशू किया है, बोल रहा है रिटर्न आया है डिपार्टमेंट ए से, डिपार्टमेंट ए मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए होगा, जहां पर कोई स्टॉक था, रॉ मटेरियल था, वो रिटर्न आया है 15 टन, बोलो इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, मतलब रिसिप्ट में जाएगा, इशू में जाएगा, बैलेंस में जाएगा, और कौन से रेट में जाएगा, क्या लिखना चाहिए, बोलो। बोलो क्या होगा, बाकी तो कुछ नहीं था पहले क्वेश्चन में, इसलिए मैंने पूछा नहीं, जल्दी जल्दी कर दिया, ठीक है। यहाँ पर बाकी तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, यहाँ पर सिर्फ बोला था कि एक ही, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, एक लॉट का जो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल था, एक लॉट 200 वाला, उसी से इशू होता गया, और अभी हम लोगों ने एक परचेज किया। अभी हमें क्वेश्चन में एक पॉइंट बोला है कि डिपार्टमेंट ए से रिटर्न आ गया है, डिपार्टमेंट ए से रिटर्न आ गया है रॉ मटेरियल, और 15 टन रिटर्न आया है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या करें, ये पूछ रहे हैं हम, बोलो। मैम रिसिप्ट से হবে हाँ, रिसिप्ट में होगा, रिसिप्टे হবে, রেটটা কি হবে বলো। 200 হ্যাঁ 200 হবে, 200ই কেন হবে, 190 কেন হবে না বলো, মানে আমার কাছে তো দুটো রেট আছে, मैम এটা তো 200 আর ফিফো বেসিসে করছে, তো ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট, ফার্স্ট এর রেটটাই নেব, ফার্স্ট এরটাই তাহলে রিটার্ন আসবে। হ্যাঁ, আর এমনি তো ফার্স্ট এডটা এই জন্যই রিটার্ন আসবে, কারণ আমি যখন ইস্যু করেছি আমি তো এখনো 190টা ইস্যুই করিনি, তাহলে আমার রিটার্ন কি করে আসবে, তাই না, আমি তো 190টা ইস্যুই করিনি, যদি এখন 190 ইস্যুর পর রিটাर्न होतो তখন কথাটা আলাদা ছিল, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या हुआ, ये 200 होगा, पहला बात है इसे हम लोग रिसिप्ट में दिखाएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट ए हमें 15 टन रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न कर रहा है मतलब बैलेंस में आ जाएगा बाद में, बैलेंस में तो अभी नहीं लिख सकते हैं, रिटर्न का मतलब तो इशू हुआ नहीं, मतलब पहले कभी इशू हुआ था, अभी रिटर्न करे शायद उनको नहीं चाहिए, तो रिटर्न करे तो रिसिप्ट मतलब गोडाउन में आ जाएगा ना, तो स्टॉक इन हो गया। रेट क्या लगाएंगे, 200, क्यों 200 ही लगाएंगे। देखो दो दो तीन पॉइंट है, एक तो फीफो है पहला बात, और रिटर्न कौन सा स्टॉक आ सकता है, जो हम लोगों ने आउटफ्लो करवाया था, तो आउटफ्लो देखो मतलब इशू हम लोगों ने 200 रेट वाला ही करवाया था, तो रिटर्न जो आया वो 200 वाला ही होगा, 190 वाला तो अभी तक इशू हुआ है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर 3000 ये हो जाएगा रिसिप्ट में। अब यहाँ पर जो बैलेंस स्टॉक है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, वो 250 वाला था, ये तो रहेगा ही 250 वाला, 200 रेट, 200 वाला 190 का रेट, और 15 वाला 200 का रेट, ठीक है। देखो अलग अलग लिखेंगे, है ना, अलग अलग लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पुराना हो जा रहा है, तो ये 50,000, यहाँ पर हो गया 38,000, और ये हो जाएगा 3,000, ठीक है, ये 3,000, भले ही ये 200 वाला है लेकिन लिखना ऐसे, इसमें ऐड करके नहीं लिख सकते, हो सकता है ये वही वाला स्टॉक है, मतलब जो रिटर्न हुआ उसका एक पोर्शन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये फिर से इन एंड आउट हिसाब से हमें इसे लेना पड़ेगा। अच्छा, 14 के बाद देखते हैं, 14 के बाद कौन सा डेट आएगा, 16 में इशूड हुआ है 180 टन, 16 में इशूड हुआ है 180 टन, तो इशू मतलब यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब 180 टन इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बोल सकते हो 180 टन, ये कौन कौन सा रेट लेना पड़ेगा, पहले 15 लेना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
नहीं, ये यहाँ से लेना पड़ेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सॉरी। ये देखो, ये तो लास्ट हो गया ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 200 180 बोला है, तो 180 यहाँ से पूरा ले सकते हैं 250 से, तो ये हो गया 36,000। तो बचेगा क्या, यहाँ से 180 चला गया, तो 250 से 180 हटा देते हैं, डिफरेंस होता है 70। 70 बच गया, 200 था 15, तो 70 200 करके, 200 190 करके, और 15 200, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 14,000, 38,000 और 3,000, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, 16th हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 16th के बाद 20 रिसिप्ट फ्रॉम सप्लायर 240 टन और 195 करके, ठीक है। तो रिसिप्ट फ्रॉम सप्लायर 240 टन 190, तो 190 इंटू 240 46,800। कितना कितना बच रहा है, 70 200 15 और 240, इतना सारा हो जाएगा, ठीक है। तो 200 190 रेट जैसा है वैसा बस देख के ही लिखना है हमें, यहाँ पर वैल्यू भी देख के लिख देंगे। 200 वाला है 14,000, ये हो जाएगा 38,000, ये हो गया 3,000 और ये 46,800, ठीक है। इतने तरह का स्टॉक बन गया। अच्छा, नेक्स्ट रिसिप्ट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं ये वाला 24th ऑफ मार्च, इशू 300 टन 24th ऑफ मार्च। अच्छा, मार्च 24 इशू हुआ है, ठीक है। इशू करने बोला है 300 टन, ठीक है। तो 300 टन, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब ये 70 वाला चला जाएगा, फिर 200 वाला जाएगा। 70 200 ये दोनों ही जाएगा, लेकिन फिर भी 300 तो नहीं हो रहा है, तो 70 वाला जाएगा, 200 वाला जाएगा, तो 270 हो गया, और भी 30 चाहिए, तो 15 चला जाएगा, 15 पूरा चला जाएगा, फिर भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, और भी 15 यूनिट चाहिए, तब जाके 300 होगा। तो ये वाला रेट 190 वाला, मतलब 200 190 200 190, तो यहाँ पर 200 190 200 और 190 95 था, ये वाला 195 था। देखते हैं एक बार, 195 था। तो ये हो जाएगा अमाउंट यहाँ पर 14,000, ये हो गया 38,000, ये हो जाएगा 3,000 और ये 2925। तो बस एक ही क्वांटिटी का स्टॉक बच रहा है, ये 225 बचेगा। देखो, ये सब जो है एग्जॉस्ट हो गया, ये सारा चला गया। 240 में से बस 15 यूज हुआ है, बाकी रह जाएगा। 240 में से 15 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 225, और ये 195 रेट का है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 43,875, ठीक है। 43,875 ये हो गया मार्च 24 वाला। अच्छा, मार्च 24 के बाद 25th रिसिप्ट फ्रॉम सप्लायर 320 टन 200 करके, 320 200 रेट का, मतलब ये हो जाएगा 64,000, ठीक है। और इसका वैल्यू यहाँ पर बैलेंस में लिख देंगे 195 और 3 ये 200 रेट, ठीक है। तो 195 यानी 43,875 और ये हो जाएगा 64,000। मार्च 26, अच्छा, मार्च 26 के बाद यहाँ पर रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट बी 35 टन, ठीक है। रिटर्न हुआ है डिपार्टमेंट बी से। अब रिटर्न होने पे तो हम लोग का रिसिप्ट में आ जाएगा, ये तो समझ में आ गया हम लोग को 35 टन, ठीक है।
अब मुझे ये बताओ इसका रेट क्या लगाएंगे, ये फीफो चल रहा है ना, ये फीफो चल रहा है तो इसका रेट क्या लगाए, हमारे पास दो रेट है तो इसमें से कौन सा रेट लगाना पड़ेगा, फीफो अगर चल रहा है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब 195 हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6825, तो 225 था, 320 था और भी 35 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल लिखते हैं, कितना होगा 40, ये 195, ये 200 और ये वाला हो जाएगा 195, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा इसमें मार्च, इसके बीच में कुछ था क्या, देखते हैं, कुछ छूट गया था। मार्च 26 में इशू था 115, वो नहीं दिखाया मैंने। अच्छा मार्च 26 में दो ट्रांजैक्शन था क्या, रिसिप्ट फ्रॉम सप्लायर ये 25 को था, अच्छा रिसिप्ट फ्रॉम सप्लायर 25 को था 320, अच्छा उसके बाद इशू है 115, वो लिखना पड़ेगा, इशू है 115, उसके बाद ये वाला आएगा। 115 इशू होगा तो ये 225 से 115 इशू हो जाएगा, 115 195 22,425, तो बचा कितना यहाँ पर 110, 195 रेट में, 320 200 के रेट में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21,450 और ये हो जाएगा अमाउंट 64,000, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हम लोग कर सकते हैं मार्च 27 का, ठीक है, एक मैंने स्किप कर दिया था शायद। मार्च 27 रिटर्न 35 टन, 35 टन रिटर्न हुआ है। अच्छा रेट कौन सा हो जाएगा, 195 फीफो चल रहा है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6825 और यहाँ पर 110 320 और 35 भी आ गया, तो 195 200 और 195 चेक करते कितना हो जाएगा, 21,450, अच्छा ये हो जाएगा 64,000 और ये 35 6825 ये हो गया, ठीक है। 27th ऑफ मार्च, अब 28th रिसीव फ्रॉम सप्लायर 200 100 टन एट द रेट ऑफ 200, 20,000, ठीक है। तो 110 320 35 और 100, 195 200 195 200, 21,450 64,000 6825 और ये हो गया 20,000, ये टोटल हो जाएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन 8, नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 8, ये है लीफो बेसिस पे करने के लिए बोला है, ठीक है। डेट क्वांटिटी रेट अमाउंट रिसिप्ट इशू क्वांटिटी रेट अमाउंट बैलेंस क्वांटिटी रेट अमाउंट, अच्छा देखो सबसे पहले बोल रहा है फेब 2016 फेब का है, ओपनिंग बैलेंस 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 10, अच्छा तो 2016 फेब, अच्छा बैलेंस लिखेंगे पहले 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 10 यानी कि 1000, अच्छा उसके बाद रिसिप्ट सेकेंड फेब को 200 एट द रेट ऑफ 10.5, 10.50 यानी ये हो जाएगा 2100, तो 100 था 200 और भी लिया गया
तो 2 रेट का स्टॉक है अभी हम लोगों के पास, 1000 और यहाँ पर 2100। अच्छा, 2nd ऑफ फेब के बाद 3rd फेब रिसिप्ट 310.6, ये हो जाएगा 3180। 100, 200, 300, 10, 10, 10, 10.5 और 10.6, तो 1000, 2100 और 3180, ये 3 तरह का रेट का स्टॉक हो गया फेब 3। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा डेट है। फेब के बाद है, फेब 3 के बाद है इशू हुआ है 4th ऑफ फेब को। ये देखो ये क्या लिखा हुआ, इशूड 400 यूनिट टू जॉब ए, स्पेसिफिकली कोई जॉब है, जॉब ए में इशू किया गया है और जिसका मेटेरियल रिक्विजिशन नंबर है 0.015 ऐसा कुछ है, ठीक है। तो मेटेरियल रिक्विजिट नंबर भी हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, लेकिन वैसे जरूरत नहीं होता इसलिए मैंने बनाया नहीं, ठीक है। उस स्ट्रक्चर में हम लोग वो भी लिख सकते हैं। तो 400 यूनिट इशू करना है, ठीक है। तो 400 यूनिट इशू करेंगे। डेट कौन सा है, 4th ऑफ फेब। 400 यूनिट इशू करना है, तो हम लोग कर रहे हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले 300 वाला ले लेंगे, ठीक है। पहले 300 और 200 में से 100, तो 300 वाला 10.60, 3180 और ये 10.50, मतलब 1050, 1050 इतना हो जाएगा। अच्छा, तो ये इशू हो गया। बचा क्या, यहाँ पर देखते हैं क्या बचेगा। ये जो है 100 यूनिट बच जाएगा, 100 यूनिट बच जाएगा और 200 में से 100, 110, 110.50, ठीक है। तो ये हो गया 1000, 1000 और 1050, ये हो गया 4th फेब का। अच्छा, 4th फेब के बाद ट्रांजैक्शन 6th फेब को है, इशू हुआ है 120। 6th फेब को इशू हुआ है 120, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो ये वाला 100 ले लेंगे, 110.50, ठीक है, 1050, 120 बोला है तो बाकी 100 से 20 ले लेंगे तो 200, तो बचेगा कितना, ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये वाला 100, ये 100 में से 20 चला गया, 80 बचा 10 रुपीज करके, यानी 800। ये हो गया 6th ऑफ फेब का, ठीक है, 6th ऑफ फेब का। फिर 7th रिसिप्ट 400 यूनिट एट द रेट ऑफ 11, 4400, ठीक है, 4400। अच्छा, 80 था और 400 आ गया, तो 10 और 11, तो ये हो गया 800 और ये हो गया 4400, 7th का हो गया ये वाला। अच्छा, 7th के बाद 8th इशू हुआ है 200 यूनिट, 8th को इशू हुआ है 200 यूनिट, तो 200 यहाँ से लेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट 11 रुपीज का रेट लगेगा, 2200, 80 बच जाएगा, यहाँ से 200 बच जाएगा, तो 10 और 11, ये हो गया 800, ये 2200। 8th ऑफ मार्च हो गया, 8th ऑफ फेब हो गया। 12th में रिसिप्ट हुआ है 300 यूनिट, 12th में रिसिप्ट हुआ है 300 यूनिट एट द रेट ऑफ 11.40 था, देखो एट द रेट 11.40, फिर से रिसिप्ट 200, 11.50, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 3420। तो 80 था, 200 था और 300 हो गया, तो 10, 11 और 11.40, तो 800, 2200, 3420, 3 टाइप्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बन गया यहाँ पर। अच्छा, 12th के बाद 13 में फिर से रिसीव हुआ है 200 यूनिट 11.50, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2300, ठीक है। तो स्टॉक कितना हुआ, 80, 200, 300, 200, 10, 11, 11.40, 11.50, तो ये हो गया 800। अच्छा, ये हो गया 2200, 3420 और ये 2000
300। अभी 4 टाइप्स ऑफ रेट का हमारे पास स्टॉक है। अच्छा, ये हम लोगों ने 13 तक कर लिया। 13 के बाद है 17, इशू हुआ है 400 यूनिट। 13 के बाद 17 इशू हुआ है 400 यूनिट। तो 400 पहले 200 गया और यहाँ 300 से 200 चला जाएगा, तो 11.50 और 11.40। तो ये तो हो गया 2300 और 11.40 इंटू ये हो जाएगा 2280। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या हो गया 80 और यहाँ पर ये 200 कंप्लीट, ये 200 यहाँ से 100, मतलब 200 और 100 हो जाएगा यहीं पर। तो 10 11 11.40, तो 10 वाला 800, 11 वाला 2200 और ये हो जाएगा 1140। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ टफ था नहीं। ठीक है, इजी दिया था इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है 17 को, और उसके बाद कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर रिप्लेसमेंट प्राइस बोला है। तो रिप्लेसमेंट प्राइस क्या होता है? रिप्लेसमेंट प्राइस में ये देखो, हम यहाँ पर एक बार बता देते हैं रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। यहाँ पर ये देखो, रिप्लेसमेंट मेथड में क्या होता है, रिप्लेसमेंट प्राइस इज डिफाइंड एज द प्राइस एट विच इट इज पॉसिबल टू परचेज एन आइटम आइडेंटिकल टू दैट विच इज बीइंग रिप्लेस्ड और रीवैल्यूड। बोल रहा है कि रिप्लेसमेंट प्राइस जो है, ये रिप्लेसमेंट प्राइस का मतलब है वो प्राइस, ठीक है, जो क्या कर सकता है, हम लोग अगर कोई रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल एज इट इज है, आइडेंटिकल है टू दैट विच इज बीइंग रिप्लेस्ड और रीवैल्यूड। अगर हम लोग कोई रॉ मटेरियल मान लो टाइप ए यूज कर रहे थे, इसको सब्सटीट्यूट कर रहे हैं टाइप बी के साथ, ठीक है, तो आइडेंटिकल अगर है प्राइस टाइप ए और टाइप बी का, तो हम लोग उसे मतलब रिप्लेस कर सकते हैं या रिवैल्यूड कर सकते हैं। अंडर दिस मेथड मटेरियल इशूड आर वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द आइटम। तो इस मेथड में क्या होगा, जब भी हम लोग मटेरियल इशू करेंगे तो उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, वही रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। ठीक है, जैसे मटेरियल ए को मटेरियल बी से रिप्लेस कर दिया क्योंकि वो दोनों आइडेंटिकल थे, ठीक है, इसीलिए। एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड इज इशू कॉस्ट रिफ्लेक्ट्स द करेंट मार्केट प्राइस। हमेशा करेंट मार्केट प्राइस जो है वही शो करेगा हम लोग का इशू कॉस्ट, मतलब जो कॉस्ट प्रोडक्ट में ऐड हो रहा है एज ए रॉ मटेरियल, वो हमेशा मार्केट प्राइस को ही शो करेगा। बट द डिफिकल्ट इन्वॉल्व्ड अंडर दिस मेथड इज डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ मटेरियल बिफोर ईच इशू। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोगों को मार्केट प्राइस जो है वो डिटरमाइन करना पड़ेगा हर एक इशू के पहले। अभी एक क्वेश्चन करोगे तो देखो समझ जाओगे। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, prepare a store ledger accounting showing price of material issue on replacement price basis for the following particular। ओपनिंग बैलेंस है देखो 400 यूनिट एट द रेट ऑफ 4, तो ये तो हमारा बैलेंस में चला जाएगा। रिसिप्ट क्या है देखो 100 यूनिट 4.10 करके। फिर इशू हुआ है 300 यूनिट टू जॉब एक्स वाई, जिसका मेटेरियल रिक्वेजिशन नंबर कुछ ऐसा है, ठीक है, मेटेरियल रिक्वेजिशन नंबर इतना। ये ना नेक्स्ट पॉइंट में जाना चाहिए 17 मार्च, ये गलती से यहाँ पर ऐड हो गया है, ठीक है, ये एक साथ नहीं होगा, ये नीचे होगा या फिर इसमें कोई कॉमा वगैरह देना चाहिए। तो अब देखो इशू हुआ है 300 यूनिट। अब हमें क्या करना है, जब भी हम लोग इशू करेंगे, क्योंकि हमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोला है, तो हम लोग रिप्लेसमेंट प्राइस पे इशू करेंगे। अच्छा, उसके बाद देखेंगे रिप्लेसमेंट प्राइस नीचे जरूर दिया होगा। 17 मार्च को रिसिप्ट हुआ है 200 यूनिट 4.30 वाला। फिर इशू हुआ है 250 यूनिट जिसका मेटेरियल रिक्वेजिशन नंबर है 20, और रिसिप्ट हुआ है 400 यूनिट एट द रेट ऑफ 4.50। तो देखो दो इशू है, बाकी अभी तक जितना भी है रिसिप्ट भी बताया है। अब यहाँ पर देखो इशू हुआ है फिर से 200 यूनिट, मेटेरियल रिक्वेजिशन नंबर इतना है 27, फिर ये नेक्स्ट डेट आ जाएगा 27 मार्च को रिसिप्ट हुआ है और इशू हुआ है इतना। रिप्लेसमेंट प्राइस ऑन वेरियस डेज, जब जब इशू हुआ है, ठीक है, देखो इशू डेट 26 को एक रिप्लेसमेंट प्राइस देना चाहिए, ठीक है। 30th ऑफ मार्च, देखो 30th ऑफ मार्च को एक इशू प्राइस दे रखा है। इसके अलावा ऊपर दो हम लोगों ने इश्यूज देखा था 15th और 20 को, तो इसमें भी दे दिया है, क्योंकि इस मेथड में क्या होता है, जो रिप्लेसमेंट प्राइस है उसी प्राइस में हम लोग इशू रेट को मान लेते हैं, ठीक है। जो प्राइस रिप्लेस मतलब जिस प्रोडक्ट को या प्रोडक्ट ने एक्चुअली जिस रॉ मटेरियल को हम लोगों ने रिप्लेस किया है, अगर हम लोग कभी भी उसके बाद इशू करेंगे तो वो रिप्लेस प्राइस पे ही इशू करेंगे, ठीक है। तो अब इसको करके देखते हैं, देखो कैसे होगा। इलस्ट्रेशन 9, डेट, रिसिप्ट, क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू।
इशू, क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू, बैलेंस, क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस 400 यूनिट एट द रेट ऑफ 4। तो ओपनिंग बैलेंस 2016 मार्च 1 ओपनिंग होगा तो 1 डेट जो है वो फर्स्ट ही होना चाहिए, तो 400 यूनिट एट द रेट ऑफ 4 यानी 1600। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर रिसिप्ट हुआ है 10th मार्च को 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 4.1। तो 10th मार्च को 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 4.10, तो ये हो गया 410। इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐड करके लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो 500 टोटल क्वांटिटी है, क्योंकि हम लोगों को जब इशू करना है तब हमें ये नहीं देखना है कौन सा स्टॉक आगे गया कौन सा स्टॉक बाद में आया, ना तो फीफो फॉलो करना है ना तो लीफो, तो फिर अलग लिखने का तो कोई फायदा नहीं। देखो इतना मेहनत करके तभी लिखना पड़ता है अगर हमें ये देखना पड़ता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग को इशू उस प्राइस पे करना है जो रिप्लेसमेंट प्राइस है, तो हम लोग दोनों क्वांटिटी को ऐड करके लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो 400 प्लस 100 500, और यहाँ पर टोटल करते हैं 1600 प्लस 410 यानी 2010 हो गया, ठीक है। अच्छा, रेट क्या देंगे यहाँ पर? ये जो रेट है इसका वैल्यू हो जाएगा, देखो कितना। ये तो रिसिप्ट हुआ था 4.1, ठीक है, ये रिसिप्ट हुआ था 4.1 और ये है 4, तो ये जो है ये प्राइस हो जाएगा हम लोगों का, एक मिनट, इशू एक मिनट देख लेते हैं, जो रिप्लेसमेंट प्राइस है वही होना चाहिए, देख लेते हैं। एक मिनट, इसमें कैसे करना पड़ेगा? एवरेज करना पड़ेगा आई थिंक, एवरेज तो नहीं है, 4 defined as the price at which it is possible to purchase an item identical to that which is being replaced। अच्छा, which is being replaced। अच्छा, अब हम लोग एवरेज कर सकते हैं ना, 2010 डिवाइडेड बाई 500। हाँ, ये देखो 4.02। तो देखो यहाँ पर कैसे निकलेगा, एवरेज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर तो पहले ये बताया था कि रिप्लेसमेंट प्राइस का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग सिमिलर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं जिसे रिप्लेस कर रहे हैं या फिर रिवैल्यूट कर रहे हैं, अंडर दिस मेथड मटेरियल इशूड आर वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द आइटम, जो हमें दिया हुआ रहना चाहिए। रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है उस पर मटेरियल इशू को डिफाइन करेंगे, बस और कुछ बोला नहीं था इसमें। बाकी यहाँ पर कैसे रेट को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम लोग दोनों क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, डिफरेंट रेट ऑफ क्वांटिटी को ऐड करें, बट इस रेट से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हम लोग इशू करेंगे जो रिप्लेसमेंट प्राइस है उस पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज कर दिया, टोटल रुपीज इतना टोटल क्वांटिटी इतना, तो 2010 डिवाइडेड बाई 500 कर दो, एवरेज करके कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर 15th ऑफ मार्च को इशू हुआ है 300 यूनिट, 15th ऑफ मार्च इशू हुआ है 300 यूनिट। इसका रेट क्या लगेगा, हमें क्वेश्चन में जो बताया गया है वही रेट अप्लाई करना है। 15th ऑफ मार्च का रेट देखेंगे, 15th ऑफ मार्च का ये है रिप्लेसमेंट रेट 4.20, तो 4.20 तो यहाँ पर हो जाएगा 1260। तो 500 से 300 इशू हो गया, बचा 200, और 2010 से यहाँ पर 2010 से 1260 चला गया, तो बचा कितना 750। अब डिवाइड कर देंगे 200 से तो रेट पता चल जाएगा 3.75, ठीक है, 3.75 रेट हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15th ऑफ मार्च के बाद कौन सा डेट का ट्रांजैक्शन था, 17 था आई थिंक। ये देखो 17 रिसीव 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 4.30, 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 4.30, 860, ठीक है। तो यहाँ पर 200 प्लस 200 400, 750
प्लस 860, 750 पहले से था, 860 रुपीज का और भी आ गया, 1610 डिवाइडेड बाय 400, तो रेट हो जाता है 4.025 है, तो हम इसको 03 लिख देते हैं, ठीक है। 2 डिजिट में मैंने 03 दिखा दिया। ये हो गया 17 मार्च तक का कंप्लीट। उसके बाद है 28 को इशू हुआ है 250 यूनिट, 250 यूनिट, ठीक है। अब इसका रेट जो है क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, वही वाला रेट यूज करना है, 4.4 ये वाला यूज करना है। 28 को 4.4, तो 4.4 तो 1100, ठीक है। यहाँ पर 400 था, 250 चला गया, बचा कितना 150, और ये माइनस कर देते हैं 1610 माइनस 1100, तो ये हो गया 510, 510 डिवाइडेड बाई 150, 3.4 रेट आ गया, 3.4। जो गोडाउन में स्टॉक है उसका 3.4 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट 28 ऑफ के बाद 28 मार्च के बाद है 25 रिसिप्ट 400 यूनिट 4.5 करके, 1800, तो 150 पहले से था, 400 और भी ऐड हो गया 550, और ये ऐड कर देते हैं 510, 1800 प्लस 510, ये ऐड करने पे आ गया 2310 डिवाइडेड बाय 550, तो ये हो गया 4.2, ठीक है, 4.2 आ गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद इशू हुआ है 26 ऑफ मार्च को, तो इशू होगा 26 ऑफ मार्च को। क्वांटिटी है यहाँ पर 200 यूनिट और रेट 4.6, 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 4.6 के हिसाब से 920 हो जाता है। ये माइनस कर देते हैं, कितना बचा 350, और यहाँ पर टोटल 2310 माइनस 920, 1390 डिवाइडेड बाय 350, तो ये हो गया 3.971 ऐसे आ रहा है, तो 3.97 2 डिजिट लेके मैंने लिखा 3.97, 26 ऑफ मार्च का हो गया। उसके बाद रिसिप्ट 27 को 100 यूनिट 4.6, 100 यूनिट 4.6, तो ये हो गया 460, तो बचा कितना मतलब ऐड कितना हुआ 450 टोटल, ठीक है। और यहाँ पर 1390 प्लस 460, 1840, ठीक है, सॉरी 1850, 1850 डिवाइडेड बाई 450, तो ये आ रहा है 4.11, ठीक है, 4.11 करके आ रहा है, तो मैंने 2 डिजिट लिया 4.11, और एकदम एंड में देखो 30th को इशू हुआ है 300 यूनिट, और इसका रेट 4.8, 1440, तो क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा 150 यूनिट, और वैल्यू के हिसाब से 1850 माइनस 1440, 410 डिवाइडेड बाय 150, तो ये हो गया 2.73 ऐसे आ रहा है। मतलब इसके बाद भी कुछ डिजिट है, बट मैंने 2 डिजिट लेके लिखा है 2.73, ये हो गया हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड में क्या होगा, रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड का मतलब ही होता है कि हम लोग कोई आइडेंटिकल रॉ मटेरियल को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, जो आइडेंटिकल है वैल्यू में, ठीक है, तो उसे रिवैल्यूड कर रहे हैं। अब रिप्लेसमेंट प्राइसेस जो है, मतलब जो रॉ मटेरियल को रिप्लेस किया है उसका रिप्लेसमेंट प्राइसेस इतना 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 है, और इसी प्राइस को इशू प्राइस मानना चाहिए। तो जहां जहां जिस डेट पे इशू हुआ है ये इस तरह से क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तभी हम लोग कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये है स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड प्राइस वाला देखो, यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस का कंसेप्ट देखो क्या है स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में, ये रहा देखो। Under this method, material are priced at some predetermined rate of standard price irrespective of the actual purchase कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। बोल रहा है कि यहाँ पर
स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में क्या होता है, हम लोग जो प्री डिटरमाइंड करते हैं मेटेरियल का रेट, ठीक है, उसी को लिया जाता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल परचेज कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। हम लोग ये नहीं देखते कि एक्चुअली इस मतलब मटेरियल को खरीदने में कितना प्राइस लगा, ठीक है। तो मटेरियल को प्राइस किया जाएगा एस्टिमेटेड यानी प्री डिटरमाइंड रेट पे, एक्चुअल रेट पे नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज यूजुअली फिक्स्ड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द करंट प्राइस एंटिसिपेटेड मार्केट ट्रेंड। बोल रहा है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब प्री डिटरमाइंड रेट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये रेट को आइडेंटिफाई या फिक्स किया जाता है आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द करंट प्राइस देखने के बाद और एंटिसिपेटेड मार्केट ट्रेंड, मतलब उस रॉ मटेरियल का प्रीवियस जो भी मतलब पास्ट ट्रेंड की क्या है, या फिर एंटिसिपेटेड मतलब क्या, पास्ट नहीं, एंटिसिपेटेड मतलब फ्यूचर में इसका क्या होगा, मतलब करंट क्या प्राइस है, फ्यूचर में इसका प्राइस क्या हो सकता है, ये दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए प्राइस को फिक्स किया जाता है। दिस मेथड फैसिलिटेट्स द कंट्रोल ऑफ मटेरियल कॉस्ट एंड टास्क ऑफ जजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट। ये इस मेथड को फॉलो करने से परचेज डिपार्टमेंट हम लोग का कितना एफिशिएंट है वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होगा, ठीक है, उनको हमेशा जो है अपना जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो बताने पड़ेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस कैसे बता सकते हैं, उनको हमेशा फॉलो अप करना पड़ेगा, करंट प्राइस क्या चल रहा है, एंटिसिपेटेड ट्रेंड क्या हो सकता है, फिर उन्हें स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इससे हम लोग ये जज कर पाते हैं कि परचेज डिपार्टमेंट कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का कितना एफिशिएंट है। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स द स्टैंडर्ड प्राइस व्हेन द प्राइस फ्लक्चुएट्स फ्रीक्वेंटली। लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है तो स्टैंडर्ड प्राइस को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करता है, कंट्रोल ऑफ मटेरियल को, मटेरियल कॉस्ट पे हम लोग का एक कंट्रोल रहता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग बजट कर रहे हैं, पहले बजटेड मटेरियल प्राइस आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर हम लोग एक्चुअल देखते हैं। तो इसीलिए ये हमें मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है ये वाला मेथड, ठीक है। अब देखो इस पे क्वेश्चन क्या है, ये वाला है, ठीक है। स्टॉक आर इशूड एट स्टैंडर्ड प्राइस, स्टॉक को स्टैंडर्ड प्राइस में इशू किया गया है, एंड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑकरेंस ऑफ ए स्पेसिफिक मटेरियल, एक स्पेसिफिक मटेरियल का दे रखा है यहाँ पर, स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो इस तरह से दे रखा है, देखो 10 रुपीज टन, सॉरी ये 10 टन है, 10 टन एट द रेट ऑफ 240 पर टन। बोल रहा है 1 जैन को ओपनिंग स्टॉक था इतना, ठीक है। अच्छा 4 जैन को परचेज हुआ है, ये रेट है, इशूड हुआ है 3 टन, रेट हमें फाइंड आउट करना है 4 टन, 3 टन इतना ये रिसिप्ट हुआ होगा, फिर इशू, ठीक है, फिर परचेज, फिर इशू। अब देखो क्या बोल रहा है, द डेबिट बैलेंस ऑफ प्राइस वेरिएशन ऑन 1 जैन वाज 20, ठीक है। मतलब क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस आइडेंटिफाई कर रहे हैं और एक्चुअल से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम लोगों का क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम लोग एक बार किए, या तो हम लोग का फेवरेबल सिचुएशन हो सकता है या फिर हम लोगों का जो है एडवर्स सिचुएशन हो सकता है। अगर डेबिट बैलेंस दिख रहा है प्राइस वेरिएशन का, तो इसका मतलब क्या है, 20 रुपीज हम लोगों ने कम आइडेंटिफाई किया होगा। डेबिट का मतलब क्या, लॉस हो रहा है ना, कि डेबिट बैलेंस दिख रहा है, प्राइस का डेबिट बैलेंस दिख रहा है, मतलब 20 रुपीज मार्केट में जब खरीदने गए तब 20 रुपीज ज्यादा लगा होगा। सो द स्टॉक अकाउंट फॉर द मटेरियल for the month of January, indicating how you would deal with the difference in material price variance when preparing the profit and loss account for the month। तो अगर पीएल बनाएंगे तो उसको हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे, ये भी पूछ रहा है हम लोग को, ठीक है। और यहाँ पर वेरिएशन कितना आया है, 20 रुपीज का वेरिएशन आया। तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड प्राइस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड प्राइस कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, जो हम लोगों का करंट मार्केट प्राइस है, देखो तो ये जो ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है ये मतलब पता है कि करेंटली ये चल रहा है 240 का रेट चल रहा है, ठीक है। प्लस अगर कोई भी फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, प्लस हो या माइनस हो, फ्लक्चुएशन जो है हमें देखना पड़ेगा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी, मतलब 240 से रेट जो है, मतलब ट्रेंड क्या है, 240 से ज्यादा या 240 से कम हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 20 रुपीज जो है डेबिट दिखा था प्राइस वेरिएशन, मतलब हम लोगों ने कम अमाउंट लिया था 20 रुपीज, तो 20 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन ये 240 कितने टन का था, 10 टन का था, हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस कैलकुलेट करेंगे 10 टन के लिए, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग का ओपनिंग है। तो ओपनिंग में हम लोगों ने 240 देखा, बट वेरिएशन दिख रहा है 20, मतलब ये हम लोगों ने खरीदा था 2400 रुपीज से ये वाला स्टॉक, लेकिन 20 रुपीज हम लोगों ने कम आइडेंटिफाई किया था, तो एक्चुअली इसका प्राइस होना चाहिए इतना 2420, ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस इतना होना चाहिए। तो 2420 ये स्टैंडर्ड प्राइस होना चाहिए 10 टन का, तो एक एक टन
टन का प्राइस हो जाएगा 242 टन, ठीक है, 242 पर टन, 242 पर टन। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड प्राइस हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड प्राइस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रीवियसली जो भी प्राइस है, ये देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था ना, ये देखो स्टैंडर्ड टन कैसे कैलकुलेट होता है, ये देखो क्या बोला था, कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द करंट प्राइस जो है और एंटिसिपेटेड ट्रेंड। करंट प्राइस कितना है, करंट प्राइस ये वाला है पहला, ठीक है 240, ठीक है, ये तो उसके बाद परचेज हुआ है। करंट मतलब ये ओपनिंग स्टॉक, मतलब प्रीवियसली इतना चल रहा था, तो 240 करंट प्राइस प्लस उसमें जो भी हम लोगों का फ्लक्चुएशन दिख रहा है ट्रेंड मार्केट का, तो 20 डेबिट मतलब कम हम लोगों ने लिया होगा। अब हम लोग इससे स्टैंडर्ड प्राइस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखो कैसे होगा, इलस्ट्रेशन 10, पहले कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस। टू 240 इंटू 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। अगर ये डेबिट की जगह क्रेडिट बैलेंस बोलता तो हम लोग लेस कर देते, मतलब ट्रेंड ये दिख रहा है कि 20 रुपीज से कम हो सकता है, लेकिन ट्रेंड यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया है कि ट्रेंड जो है ये दिख रहा है कि 20 रुपीज ज्यादा लग सकता है पहले जितना भी लगा था, तो 2400 लगा था, ठीक है, प्लस 20 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 242 पर टन, ठीक है, रुपीज 242 पर टन। अब हम लोग स्टोर लेजर बना सकते हैं, डेट, रिसिप्ट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इशू, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। चेक करते हैं। फर्स्ट जन को ओपनिंग स्टॉक है 10 टन 240 करके, टू 240 रेट है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, 4th ऑफ जैन परचेज 5 टन 260, 4th ऑफ जैन परचेज 5 टन 260, तो ये टोटल हो जाएगा 15, क्योंकि फीफो लिफो के अलावा कहीं पर भी हमें अलग अलग दिखाने का जरूरत नहीं होता है। तो 2400 प्लस 1300, तो ये हो गया 3700, ठीक है। इसमें अगर रेट नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, जैसे देखो इसमें भी रेट लिखने का जरूरत नहीं था, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग तो इशू ऐसे ही काउंट कर सक रहे हैं। अच्छा अब 4th के बाद यहाँ पर देखो, 4th के बाद आ गया 5th ऑफ जैन, इशू 3 टन, इशू होगा 3 टन, ठीक है। इसका प्राइस क्या हो जाएगा, जो स्टैंडर्ड प्राइस होगा यानी 242, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, हमेशा इसी पे जो है इशू होता जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 726, ठीक ठीक है। 15 से 3 चला गया 12, ठीक है, 12 और यहाँ पर माइनस कर देते हैं, 2974 हो गया, ठीक है। अच्छा 5th के बाद 12th को इशू हुआ है 4 टन, 12th को इशू हुआ है 4 टन, 242, 968, तो ये बच गया 8 टन, और ये इसमें माइनस करना पड़ेगा 2006, ठीक है। अच्छा 12th के बाद देखते हैं, 12th के बाद आ जाएगा 13 को परचेज 3 टन 250, 750, टोटल 8 प्लस 3 11 टन, और 2006 प्लस 750 2750, 2756, ठीक है 2756। अच्छा 13th के बाद
19th इशू 4 टन, 19th को इशू हुआ है 4 टन, 19th को इशू हुआ है 4 टन, रेट वही रहेगा 242, यही वाला वैल्यू हो जाएगा 968। तो 11 से 4 चला गया, कितना बचेगा 7 टन, और इससे ये माइनस कर देंगे तो ये हो गया 2, नहीं 2 नहीं, ये हो रहा है 1788। हाँ अच्छा, 19th के बाद 26 ऑफ जैन इशू 3 टन, 242, ये रेट हो जाएगा 726, और यहाँ पर हो गया 4, और ये माइनस हो जाएगा 1062, 26 ऑफ जैन, ठीक है। 26 ऑफ जैन के बाद 30th ऑफ जैन परचेस 4 टन 280, तो ये 8 टन हो गया टोटल, और यहाँ पर ऐड कर देते हैं 2182, ठीक है। और 31st ऑफ मार्च लास्ट वाला था, 31st ऑफ मार्च इशू 3 टन, इशू हुआ है 3 टन, फिर से 242 ही होगा, रेट में तो कोई चेंजेस होगा नहीं क्योंकि ये स्टैंडर्ड प्राइस है। 8 से 3 चला गया 5 टन, यार ये माइनस हो जाएगा 1456, ठीक है 1456 हो गया। अच्छा अब देखो, अगर हम लोग इसको, ये जो 5 टन बचा, ठीक है, अब इस पे एक वर्किंग करके दिखाते हैं। देखो यहाँ पर वर्किंग इसीलिए करना पड़ेगा, क्वेश्चन में देखो एक तो हम लोग को बोला था कि कैलकुलेट करके स्टोर लेजर बनाओ, सो द स्टॉक अकाउंट फॉर द मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ जैन, ये हम लोगों ने कर लिया। अब बोल रहा है हाउ यू डील विद द डिफरेंस इन मटेरियल प्राइस वेरिएंस व्हेन प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बनाएंगे तो जो वेरिएंस हुआ है प्राइस में, जो वैरी हुआ है, उसे हम लोग कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट देखो, अगर जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक जो है उसको अगर हम लोग वैल्यू करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइस, अगर स्टैंडर्ड प्राइस में वैल्यू करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 टन आया है, 242 है, तो ये हो गया 1210, ठीक है। और एक्चुअली में कितना हुआ है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 1456, ठीक है, मतलब ये हो गया है 1456। तो वेरिएंस कितना आया, डिफरेंस यानी वेरिएंस, वेरिएंस माइनस करना पड़ेगा 1456 और 1210, 1456 1210, तो डिफरेंस हो जाएगा 1456 1210, तो 246। ये एडवर्स हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग जो परचेस करेंगे और उसका जो स्टॉक बचेगा उसका वैल्यू होगा 1210, लेकिन उसका वैल्यू कितना आ गया 1456, मतलब ज्यादा प्राइस से खरीदा होगा तभी तो स्टॉक का वैल्यू ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब 246 जो है ये एडवर्स हो गया, ठीक है। मतलब एस्टिमेशन में 246 एडवर्स सिचुएशन आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये लॉस को हम लोग, क्योंकि एस्टिमेटेड लॉस है, ठीक है, तो ये पीएल में चार्ज करना पड़ेगा, कॉस्टिंग पीएल में। तो यहाँ पर लिख देते हैं आंसर जो है, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस is rupees 246 which is transferred to debit of costing पीएल। ये लॉस है, ठीक है, एडवर्स सिचुएशन है, तो कॉस्टिंग पीएल में ये ट्रांसफर हो जाएगा डेबिट साइड में, लॉस है तो डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा। तो ये हो गया स्टैंडर्ड प्राइस मेथड से। अच्छा अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब जो मेथड अभी तक हम लोगों ने सीखा है, लेकिन क्वेश्चन जो है पार्ट पार्ट में अलग अलग पूछ रखा है। रिसिप्ट एंड इशू ऑफ एन आइटम ऑफ स्टोर्स आर मेड एज फॉलोज, देयर वाज नो बैलेंस बिफोर 9th ऑफ जैन, 9th ऑफ जैन के पहले बैलेंस नहीं है, ये एक्चुअली इसीलिए बता दिया क्योंकि नॉर्मली 1st जैन से होता है ना क्वेश्चन, तो 9th जैन के पहले कुछ बैलेंस था नहीं, तो रिसिप्ट बोल रहा है, प्राइस बोल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो 19th को ये है रिसिप्ट और ये उसका प्राइस है, 20th
को ये इशू हुआ है, 29 को इशू, अब इशू का तो प्राइस होता नहीं है, देखेंगे कौन से मेथड से करने बोला है, उस हिसाब से इशू प्राइस हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। 30th को देखो परचेस मतलब रिसिप्ट 8 रुपीज करके, फेब्रुवरी 13 को रिसिप्ट 12 रुपीज करके, 27th ऑफ ये भी फेब होगा, फेब्रुवरी यहाँ पर एक्चुअली इसके नीचे नीचे जा रहा है, ठीक है। तो 10 क्वांटिटी है और 16.9, 28 को इशू हुआ है, मार्च 30 को रिसिप्ट 20 करके और 31 मार्च को इशू हुआ है। पहले क्वेश्चन ये बोल रहा है व्हाट इज द सिंपल एवरेज ऑफ फेब्रुवरी रिसिप्ट, फेब्रुवरी में जो भी रिसिप्ट हुआ है उस पे सिंपल एवरेज कितना होगा, ठीक है। तो फेब्रुवरी में रिसिप्ट क्या क्या हुआ है, ये देखो रिसिप्ट हुआ है ये वाला 20 और 10, ठीक है, इतना रिसिप्ट हुआ है। हम लोग को पूछा जा रहा है कि इसका एवरेज क्या होगा, तो हम लोग को पता है कि सिंपल एवरेज में क्या एवरेज किया जाता है, रेट का एवरेज किया जाता है, क्वांटिटी का नहीं, रेट का, तो रेट का एवरेज करना पड़ेगा। रेट कितना है, रेट है हम लोग का 12 और 16.9, इसका हम लोग एवरेज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देखो क्या होगा, सिंपल एवरेज प्राइस ऑफ फेब रिसिप्ट, ट्वेल्व प्लस 16.9, क्योंकि दो डेटा है तो डिवाइडेड बाय 2, अगर मान लो यहाँ पर 3 होता तो प्लस और एक वैल्यू डिवाइडेड बाय 3 प्लस और एक वैल्यू डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये हो जा रहा है 28.9 डिवाइडेड बाय 2 रुपीज 14.45, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सिंपल एवरेज प्राइस ऑफ फेब्रुवरी रिसिप्ट, क्योंकि सिंपल एवरेज में क्या किया जाता है, सिंपल एवरेज में प्राइस का एवरेज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, What are the moving monthly simple average price for Jan to Feb और Feb to March? मूविंग एवरेज का मतलब होता है कि देखो यहाँ पर मूव करने बोला है ना, Jan to Feb मतलब Jan Feb 2 months, ठीक है, Feb to March मतलब Feb और March। तो मूविंग एवरेज जब हम लोग करते हैं तो मूविंग एवरेज करने के पहले सिंपल एवरेज करना जरूरी होता है, तभी हम लोग मूविंग एवरेज कर पाएंगे, ये जो मेथड होता है। अब देखो यहाँ पर मूविंग एवरेज दिया होगा, पढ़ के बता देते हैं। अंडर दिस मेथड द रेट ऑफ मटेरियल इशू इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द, देखो क्या बोला है, टोटल ऑफ द periodic simple average price of a given number of periods by number of periods, मतलब पहले ये देखो ये लैंग्वेज समझ में आ जाएगा जैसे क्वेश्चन करेंगे। पहले हमें पीरियड, जिस पीरियड का मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने बोला है उस पीरियड का हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा सिंपल एवरेज, ठीक है, उसके बाद ही हम लोग कर सकते हैं मूविंग एवरेज, ठीक है। तो पहले ये जो पॉइंट लाइन हम लोगों ने अभी पढ़ा वो पहले यहाँ पर करके दिखाते हैं। देखो अगर हमें मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना है तो पहले सिंपल एवरेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सिंपल एवरेज प्राइस ऑफ जैन रिसिप्ट कितना हो जाएगा, तो जैन का रिसिप्ट का सिंपल एवरेज करेंगे। तो जैन का रिसिप्ट देख लेते हैं क्या क्या है, 17 और 10, 17 और 10 और यहाँ पर 8, ये देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जैन का डेटा था, ठीक है, ये पूरा जैन का डेटा था। तो 17, 10 और 8, ठीक है, 17, 10, 8 तीन है तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 3 हो जाना चाहिए। तो ये हो गया 10, 10, 20, 20 और यहाँ पर 28 प्लस 7, 28 प्लस 7 ये हो गया 35/3, 11.66 आ रहा है, तो 11.67, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब सिंपल एवरेज हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया इंडिविजुअली, जिसका मूविंग एवरेज हमें कैलकुलेट करने बोला था जैन टू फेब और फेब टू मार्च, ठीक है। तो अब हम लोग मूविंग एवरेज निकाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर दे रहे, देखो पहला ये वाला, ठीक है, मूविंग एवरेज, मूविंग सिंपल एवरेज प्राइस फॉर जैन टू फेब, पहले जैन टू फेब का कैलकुलेट करके दिखाते हैं। तो मूविंग मंथली, ये देखो मंथली बोल रखा है, मंथली सिंपल एवरेज फॉर जैन टू
फेब, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट होता है? अब जो मंथली एवरेज इंडिविजुअली आया है जैन और फेब का, ठीक है, जैन का आया 11.67, फेब का हम लोगों ने पहले कैलकुलेट कर रखा था 14.45, ठीक है। इसका हमें एवरेज करना पड़ेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। देखो यहाँ पर लिखा हुआ होगा, फॉर डिटरमाइनिंग द मूविंग सिंपल एवरेज प्राइस इट इज नेसेसरी टू फिक्स अ फर्स्ट पीरियड टू बी टेकन फॉर डिटरमाइनिंग द एवरेज। सपोज ए 3 मंथली पीरियड इज डिसाइडेड, जैसे यहाँ पर 2 मंथली पीरियड दिया है, 3 मंथली पीरियड अगर डिसाइडेड होगा, मूविंग एवरेज रेट ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल इज टू बी कंप्यूटेड, ठीक है, मतलब जैन से अप्रैल तक फिर हमें काउंट करना पड़ेगा। देखो यहाँ से समझ जाओगे, तो ये हमें 2 मंथ का बोला था, 2 मंथ का पहले इंडिविजुअली एवरेज फाइंड आउट किया, अब यहाँ पर हम लोग एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये हो गया 13.06, ठीक है। अच्छा, और एक बोला है मूविंग मंथली एवरेज फाइंड आउट करने के लिए फेब टू मार्च, तो यहाँ पर लिखते हैं मूविंग मंथली सिंपल एवरेज फॉर फेब टू मार्च, ठीक है। अब फेब टू मार्च में फेब लेना पड़ेगा, फेब का वैल्यू है ये वाला 14.45, तो मार्च का तो हम लोगों ने एवरेज नहीं किया सिंपल एवरेज, तो मार्च का भी करना पड़ेगा, तो मार्च का देख लेते हैं एवरेज होगा कि नहीं। देखो यहाँ पर मार्च का एवरेज होगा नहीं, क्योंकि मार्च में ये पूरा मार्च का डिटेल्स है, ठीक है। मार्च में सिर्फ और सिर्फ एक ही इशू है, तो 20 बाई क्या होगा 1, तो 20 बाई 120 होगा, तो क्योंकि इसका एवरेज हो नहीं रहा है तो यही वाला रह जाएगा वैल्यू, ठीक है। एवरेज नहीं हो रहा है क्योंकि एक ही रेट था, तो +20 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा ₹17.225, ठीक है। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा था इसमें, ठीक है। तो मूविंग मंथली एवरेज हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, if a weighted average is used for pricing issue how does the value of the balance in stock change during Jan। बोल रहे सिर्फ जैन का बताने बोला है। अगर हम लोग वेटेड एवरेज फॉलो करेंगे तो जनवरी का स्टॉक का जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है वो कितना होगा, ये हमें बताने के लिए बोला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं रिसिप्ट इशू बैलेंस क्वांटिटी रेट अमाउंट क्वांटिटी रेट अमाउंट क्वांटिटी रेट अमाउंट। अच्छा, क्वेश्चन बोला है वेटेड एवरेज अगर फॉलो होगा, सिर्फ और सिर्फ जैन का हमें कैलकुलेट करने बोला है, पूरा नहीं, सिर्फ जैन में अगर वेटेड एवरेज करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा। तो पहले 9th ऑफ जैन, सबसे पहले 9th ऑफ जैन, 9th ऑफ जैन क्वांटिटी है 10, ठीक है, रेट कितना है, रेट है 17, तो 170 हो गया, ठीक है। अच्छा, बैलेंस में भी इतना ही आ जाएगा 10 और ये 170 हो गया, वेटेड एवरेज बोला है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हो जाएगा 19th 25 यूनिट परचेज हुआ है 10 रुपीज करके, तो 250 वेटेड एवरेज है, ऐड करेंगे 35, ये भी ऐड हो जाएगा 420 हो रहा है 420। 19th के बाद है 20th इशू हुआ है 10 10, ठीक है। इसका रेट क्या होगा, एवरेज रेट होगा, वेटेड एवरेज है ना, तो पहले हम लोग वेटेड एवरेज रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 420 डिवाइडेड बाई 35, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 12, ये हो गया था 17, फिर ये चेंज होके 12 हो गया, तो ये 12 में इशू होता है, वेटेड एवरेज तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो 120 हो गया। अच्छा, उसके बाद 29th को 20, अच्छा ये पहले लिख लेते हैं 25, और ये हो जाएगा 300 12, ठीक है, ये 12 भी आ रहा है। 29th ऑफ जैन, ठीक है, 29th ऑफ जैन को कितना इशू हुआ है, 29th ऑफ जैन को इशू हुआ है 20 यूनिट, रेट कितना होगा 12, तो 240 बचा कितना 5, और ये वैल्यू हो जाएगा 300 माइनस 240, तो ये हो गया 60 यूनिट, तो 60 बाई 5 12 ही हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, और 30th जैन को क्या बोला था? 30th जैन को 15/8 करके 120, तो 5 + 15 20 हो गया, ठीक है। 120 + 60 180 हो गया, डिवाइड करने से 9 करके आ रहा है, ठीक है। 180 डिवाइडेड बाई 20 9 हो गया, ठीक है, रेट 9 हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 180 हो जाएगा। यही पूछा था हम लोग को कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा जैन का अगर हम लोग वेटेड एवरेज फॉलो करते हैं तो। फोर्थ नंबर में क्या बोला है देखो, फोर्थ नंबर में बोला है इफ ए वेटेड एवरेज प्राइस इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के एंड में हमें वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना है, एंड इज देन यूज्ड फॉर प्राइसिंग द इशू ऑफ दैट मंथ, और उसी रेट को हम लोग यूज करेंगे इशू प्राइस के हिसाब से। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मंथ एंड बैलेंस, मंथ एंड में बैलेंस क्या होगा, बैलेंस पूछा है सिर्फ, ठीक है, मंथ एंड में बैलेंस क्या होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं, देखो कैसे होगा। फोर्थ नंबर, कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ मंथ एंड बैलेंस। तो यहाँ पर लिख लेते हैं डेट, क्वांटिटी और वैल्यू। हमें स्टोर लेजर बनाने का जरूरत नहीं इस क्वेश्चन के लिए। इफ ए वेटेड एवरेज प्राइस इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ बोला है, हर मंथ के एंड में वेटेड एवरेज करने के लिए बोला है, ठीक है। तो पहला हम लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर देखो कहाँ से स्टार्ट होता है, जैन 9 से स्टार्ट होता है, 9th ऑफ जैन। देखो कैसे होगा, 9th ऑफ जैन 10 यूनिट 17 करके, तो 9th ऑफ जैन 10 यूनिट 17 करके 170, ठीक है। उसके बाद एंड में, मंथ एंड में हमें करना है जो भी कैलकुलेशन करना है, 19th को देखो यहाँ से कर सकते हैं ना। इसके बाद 19th को 25 10 करके, तो 25 10 करके 250, ठीक है। अब हम लोग इशू लास्ट में प्राइस डिसाइड करेंगे, जितना भी रिसिप्ट हो रहा है वो लिख लेंगे। तो जैन का यहाँ किया था, देखो ये दोनों के बाद 30th को रिसिप्ट हुआ है, तो 30th ऑफ जैन 15, ठीक है, एट द रेट ऑफ 8 पे 120 हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग टोटल कर लेते हैं, कितना हो गया, 10 और 10 20 20 40 और ये हो गया 50, ठीक है। और इसका वैल्यू हो जाएगा 540। अब हम लोग इशू करेंगे, इशू दिखाएंगे, इश्यूज, ठीक है। जैन में कितना हुआ है, जैन में इश्यूज हुआ है, ये देखो यहाँ से देख सकते हैं 10 और 20 30, ठीक है, 30 यूनिट इशू हुआ है, तो बचेगा कितना 20। अब 30 यूनिट का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, वेटेड एवरेज बोला है, तो टोटल 540 वैल्यू हुआ था, वैल्यू यानी रुपीज में, ठीक है। और जिसका क्वांटिटी था 50, तो 540 डिवाइडेड बाय 50, तो पर क्वांटिटी 10.8 हो गया, तो 10.8 इंटू 30 करेंगे क्योंकि इसी पे हमें इशू कैलकुलेट करने बोला है, तो 324। तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, माइनस करने से 216, ठीक है। इस तरह से हमें करने के लिए बोला है कि हर मंथ के एंड में वेटेड एवरेज प्राइस निकालो, निकाल लिया। अब इससे हम लोग इशू दिखाएंगे, जितना टोटल इशू होगा टोटल हमें करना है, तो 10 और 20 30 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट फेब का हो जाएगा इसके बाद। पहले फेब में हम लोग जितना भी है कैलकुलेशन वो देख लेते हैं, मतलब जितना भी रिसिप्ट हुआ है पहले वो देखेंगे। तो फेब में रिसिप्ट हुआ है 13th को और 27th को, 13 और 27, कितना रिसिप्ट हुआ है, 13th को हुआ है 20 और ये 10, 20 और ये 10, तो 20 कितना करके 20 इंटू 12 240। अच्छा, और ये हो जाएगा 10 इंटू 16.9 169, ठीक है, 169। अब हम लोग करेंगे टोटल, ठीक है, टोटल करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 169 प्लस 240 प्लस ये वाला वैल्यू 216 625, ठीक है, 625। और बैलेंस कितना हो रहा है यहाँ पर देख लेते हैं, 20 10 का ओपनिंग 20 20 40 और 10 50, ठीक है, 50 हो गया। अब हम लोग यहाँ से इश्यूज को लेस करेंगे, तो इश्यूज वैल्यू कितना हो रहा है, इशू जो है वो तो एक ही बार हुआ है 40 यूनिट, ठीक है, 40 यूनिट, तो यहाँ पर बैलेंस कितना बचेगा 10 यूनिट, ठीक है। और इसका रेट कितना होगा, रेट देख लेते हैं, रेट हो जाएगा हम लोगों का
625 डिवाइडेड बाय 50 करने पे ही पता चलेगा 12.5। तो ये 12.5 से वैल्यू किया जाएगा, 12.5 से वैल्यू करने पे 500 आ जाता है, तो बचेगा 125। ये बैलेंस हो गया फेब का बैलेंस, ठीक है। अच्छा, फेब के बैलेंस के बाद अब हम लोग मतलब ये मार्च का ओपनिंग हो गया। अब मार्च में देखते हैं परचेज हुआ है 20 एट द रेट ऑफ 20 एट द रेट ऑफ 20 यानी 400। टोटल हो गया 30, यहाँ पर वैल्यू हो गया 525। अब हम लोग लेस करेंगे इश्यूज, ठीक है। इश्यूज कितना हो जाएगा 31 मार्च को 20 यूनिट, ठीक है। 31 मार्च को 20 यूनिट, तो रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा 525 डिवाइडेड बाई 30, 17.5, ठीक है। 17.5 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 350। 175, ये हो गया 10, ठीक है। ये क्लोजिंग स्टॉक होगा। अगर हम लोग इस तरह से करते हैं तो ये मेथड इन्होंने बोला था क्वेश्चन में इस तरह से परफॉर्म करो, तो हम लोगों ने इस तरह से करके दिखा दिया, ठीक है बस। और इसमें यहाँ पर तो कुछ नहीं बोला है। बाकी ये पीडीएफ हम लोगों का कंप्लीट, इसके आगे जो भी क्वेश्चन है ये हम लोगों ने सारा ही कर लिया है, ये कुछ बाकी नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, और कुछ बाकी नहीं है इसमें। इसमें देखते हैं इलास्ट्रेशन 1 हो चुका है। अगर कोई छोटा क्वेश्चन है तो हम लोग कर सकते हैं। इलास्ट्रेशन 2 हो चुका है, 3 भी हो गया है। फोर हो गया है, 5 भी हो गया, 6 भी कंप्लीट है, 7 कंप्लीट है, 8 बाकी है। ये 9th नंबर, ये भी मैंने समझा दिया था, एबीसी एनालिसिस था। 10th भी करवा दिया था, ये भी एबीसी एनालिसिस पे क्वेश्चन था। ये तो टर्नओवर रेशियो, ये भी हो गया। 11, 12 ये भी हो गया। 13 का थोड़ा सा अलग है, 13 बाकी है। लिफो मेथड ऑफ प्राइसिंग करेंगे तो क्या होगा 13, और ये रहा 14। वाला देख सकते हैं। देखो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय सनराइज इंडस्ट्रीज फॉर द फोर्टनाइट ऑफ अप्रैल 2021। मेटेरियल एक्स लिया गया है, स्टॉक बता रहा है 1/4/2021 का 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 5। परचेज बताया है तीन डेट बता रहा है, 5th ऑफ अप्रैल, 8th ऑफ अप्रैल, 12th ऑफ अप्रैल। इश्यूज बता दिया है, कैलकुलेट यूजिंग फीफो एंड लिफो मेथड्स ऑफ प्राइसिंग इश्यूज, द वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड, द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन 15th ऑफ अप्रैल 2021, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई द फिगर इन ए एंड बी इन पार्ट ऑफ ए। मतलब ये जो पॉइंट ए है, यहाँ पर ए और बी जो हम लोग को बोला है वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड बताओ कितना, वैल्यू ऑफ स्टॉक बताओ कितना, लेकिन फीफो से ऑब्वियसली अलग आएगा, लिफो से अलग आएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन करना है क्यों ए और बी में जो पार्ट ए में दिया है इन दिस क्वेश्चन आर डिफरेंट अंडर द टू मेथड, दोनों मेथड से अलग आया। और प्राइसिंग मटेरियल इशू यूज्ड, यू नीड नॉट ड्रॉ द स्टोर लेजर। तो स्टोर लेजर बनाने का जरूरत नहीं है, बिना स्टोर लेजर बनाए हमें करना है तो हम लोग जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। बिना स्टोर लेजर बनाए करना है तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो देखो कैसे होगा। इलास्ट्रेशन 14, अच्छा स्टॉक, यहाँ पर पहले हम लोग को फीफो या लिफो कोई एक चूज करना पड़ेगा। अगर हम लोग फीफो पे करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग फीफो बेसिस पे करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या लिखे, डेट लिख लेते हैं। पूरा स्टोर लेजर तो बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन डेट लिख लेते हैं। पर्टिकुलर क्वांटिटी
रेट और अमाउंट। चेक करते हैं क्या बोला है। 1/4/2021, तो 1/4/21 को ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक है, वैल्यू कितना है 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 500 हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद परचेज 548412 तो 5484 और अच्छा यहाँ पर 64 आना चाहिए, इशू होगा, ठीक है। वो एक साथ दे रखा है, ठीक है, एक एक ही लिखते नहीं तो गलत होने का चांसेस हो जाएगा। अच्छा देखो 54 को क्या हुआ है, 54 को परचेज हुआ है 300 यूनिट एट द रेट ऑफ 6, परचेज 300 यूनिट एट द रेट ऑफ 6, 1800 हो गया। अच्छा, फिफ्थ के बाद डेट आना चाहिए 6, ये देखो 6 अप्रैल को 250 यूनिट इशू हुआ है। 6 अप्रैल को अगर 250 यूनिट इशू होगा, क्योंकि हम लोग फीफो कर रहे हैं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट उसका रेट कितना करके होना चाहिए 5, लेकिन 250 तो एट ए टाइम हम लोग कर नहीं सकते फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो पहले 100 ले लेंगे और 300 से 150 ले लेंगे, तो ये 250 बन जाएगा। ये 5 रेट है, ये 6 रेट है, ठीक है। पूरा स्टोर लेजर नहीं बनाना है हमें, जस्ट ये इस तरह से एक जनरल स्ट्रक्चर बना के हम लोग कर सकते हैं। तो ये 1400 हो गया, ये ऐड करके इसीलिए लिख दिया क्योंकि हमें कंजम्पशन और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो दोनों अलग से बताने के लिए बोला है, तो ये मैंने दिखा दिया। 6 अप्रैल के बाद 7 होना चाहिए, नहीं है ट्रांजैक्शन। 8 अप्रैल को 500 यूनिट परचेज हुआ है, 8 अप्रैल को परचेज हुआ है 500 यूनिट एट द रेट ऑफ 7, तो ये हो गया 3500, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर, अच्छा ये देखो 8 हो गया, 8 अप्रैल को हो गया। 8 के बाद 9 आएगा, 9 का कोई ट्रांजैक्शन नहीं। 10th को 400 यूनिट, ठीक है, 10th अप्रैल को 400 यूनिट इशू हुआ है, तो इशू 400 यूनिट। तो 400 यूनिट कैसे देखेंगे, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होना चाहिए। तो अब देखो 100 यूनिट पूरा चला गया था, 300 से 150 गया था, तो 150 और यहाँ से बाकी लेना पड़ेगा, तो 150 और बाकी ले लेंगे 250, क्योंकि 400 हो जाएगा। तो 150 का रेट कितना था, फीफो कर रहे हैं ना, 6 और यहाँ पर 7, बाकी ये 7 हो जाएगा, ये 6, ठीक है। तो यहाँ पर 900 और ये हो जाएगा 1750, तो टोटल 2650, ठीक है। ये हो गया 10th अप्रैल का। 10th अप्रैल के बाद 10, 11, 12, 12 में 600 यूनिट एट द रेट ऑफ 8, 600 यूनिट एट द रेट ऑफ 8, 4800, ठीक है। अच्छा 12th के बाद, 12th के बाद 13, 14, 14 ये लास्ट है। 14th को हुआ है 500 यूनिट इशू, 14 को 500 यूनिट इशू हुआ है, 500 यूनिट लेना है, ठीक है। अब देखेंगे, देखो यहाँ पर 100 तो पहले ही कम खत्म हो गया था, ये 100 जो ओपनिंग स्टॉक था ये इशू में चला गया था। उसके बाद जो 300 परचेज हुआ था वहां से 150 चला गया था, बचा था 150, ठीक है, 150 बचा था और 500 आ गया था। फिर यहाँ पर 150 वो चला गया, 500 में से 250, मतलब 500 वाला अभी भी बचा हुआ है, यानी 7 रुपीज वाला होगा एक, ठीक है। इशू कितना करने बोला है, चेक करते हैं। इशू करने बोला है 500, तो 250 बचा हुआ है, ठीक है। 250 बचा हुआ है, 250 यूज हुआ, 500 से 250 बचा हुआ है 7, और हम लोग को चाहिए 500, मतलब और 250 लेना पड़ेगा जो कि 8 रेट वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया, ये मल्टीप्लाई करने से 1750 और ये हो जाएगा 2000, ठीक है। तो टोटल 3750 हो गया। और कोई डेट है देख लेते हैं। 15th को हमें वैल्यू करके दिखाने बोला है, ठीक है। तो 15th अप्रैल को हम लोग वैल्यू दिखा देते हैं, बैलेंस बोल के कितना है। तो यहाँ पर हो गया 250 इशू हो गया, ठीक है। यहाँ पर 250 इशू हो गया, ये 7 रुपीज वाला स्टॉक खत्म हो गया, 600 से 250 चला गया, तो बचा कितना 350, 8 रुपीज करके, तो 2800, ठीक है। अब इस पे हम लोग कंजम्पशन लिखेंगे, फीफो, फीफो पे, ठीक है, कंजम्पशन इन फीफो और बैलेंस, बैलेंस इन फीफो 2800 रुपीज, 2800 का स्टॉक है। कंजम्पशन जहां जहां इशू हुआ है वही कंजम्पशन है, 1400 ये लिखा था, हम टोटल करके लिख सकते हैं यहाँ से 1400, 2650,
और यहाँ पर 3750, तो 7800, ठीक है, ये 7800 हो गया। सिमिलरली हम लोग लीफो से भी करेंगे, ठीक है, यहाँ पर लीफो से भी हमें करने के लिए बोला गया है। ये देखो, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द पीरियड और क्लोजिंग स्टॉक। फीफो एटलीस्ट ये तो हम लोग कंप्लीट कर ही सकते हैं। डेट, पर्टिकुलर, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। सेम इसी क्वेश्चन को हम लोगों को लीफो में करना है, ठीक है। तो लीफो में यहाँ पर देखो, 1 अप्रैल 2021 100 यूनिट, 1 अप्रैल 2021 100 यूनिट, ये ओपनिंग स्टॉक लिखना चाहिए था। ओपनिंग स्टॉक 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 500, 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 500। उसके बाद फिफ्थ, फिर सिक्स आएगा। 5 अप्रैल 21 परचेज हुआ है, तो 300 यूनिट 6 रुपीज करके 1800। उसके बाद 6 अप्रैल 2021 को इशू हुआ था, ठीक है, और इशू का क्वांटिटी है 250। हम लोग अभी कर रहे हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब 300 से ही हम लोग 250 जो है वो इशू कर सकते हैं। 250 इंटू 6, तो 250 इंटू 6 ये हो गया 1500। ये हम लोग का एक कंजम्पशन हो गया, ठीक है, 1500। अच्छा, 6 अप्रैल के बाद आ जाएगा 8 अप्रैल। देखो, 8 अप्रैल 2021, 8 अप्रैल को हम लोगों का परचेज हुआ है 500 यूनिट एट द रेट ऑफ 7 करके, तो 500 यूनिट एट द रेट ऑफ 7, तो ये हो गया 3500, ठीक है, 3500। नेक्स्ट है 10 अप्रैल, 10 अप्रैल, 10 अप्रैल, 10 अप्रैल 400 यूनिट, ठीक है, 400 यूनिट इशू, 400 यूनिट चेक कर लेते, इशू ही था ना 10th को, हाँ इशू था 400 यूनिट। लीफो कर रहे हैं तो इशू होगा। तो ओपनिंग स्टॉक लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो ये 100 था, फिर 300 आया, 250 चला गया, इसमें से 250 चला गया, ठीक है। अच्छा, अब ये परचेज हुआ है 500 नया, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट 500 है, और यहाँ पर 400 चाहिए, तो हम लोग 500 वाला यूज कर सकते, 500 इंटू 7, मतलब 400 एट द रेट ऑफ 7, तो ये हो गया 2800, ठीक है। 10 अप्रैल, 10 अप्रैल के बाद 12 अप्रैल 2001 परचेज हुआ था। ये देखो, 12th परचेज में तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, 608 रुपीज करके, तो 600 एट द रेट ऑफ 8, 4800, ठीक है। 12th के बाद 14 इशू हुआ है, 14 अप्रैल 21 को इशू हुआ है। अच्छा, वैल्यू देख लेते, 14 अप्रैल को 500 यूनिट, ठीक है, 500 यूनिट। अब हम लोगों को लास्ट इन फर्स्ट आउट लेना है, तो अभी अभी 600 परचेस किया है, तो यहाँ से यूज कर लेंगे 8, ठीक है। 14th का हो गया। अब 14 के बाद 15 हमें क्लोजिंग स्टॉक बताना है। 15 अप्रैल 2021 बैलेंस कितना बच रहा है चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ प्रॉपर लेजर मेंटेन करके नहीं किए कि आसानी से पता चल जाए। 100 था, ठीक है, फिर 300 आया, फिर 250 चला गया, मतलब यहाँ से गया लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये 50 बचा हुआ था, फिर परचेज हुआ है 500 यूनिट, ठीक है, फिर 500 यूनिट परचेज हुआ। अच्छा, आफ्टर दैट यहाँ से 400 यूनिट इशू हो गया, तो 500 से 400 इशू हो गया, यहाँ पर बचा 100 यूनिट, फिर परचेज हुआ 600, ठीक है, यहाँ से 500 इशू हो गया, तो बचा कितना 100 यूनिट, ठीक है। तो ये 100, 50, 100 और इस तरह से लिखना पड़ेगा, तो बैलेंस लिख देते हैं 100, 50, 100, 100, मतलब 350। लेकिन सबका रेट तो अलग अलग है, रेट अलग अलग करके चेक करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, एक एक लिख लेते हैं, यहाँ पर 100, फिर 50, फिर 100, फिर 100, ठीक है। अच्छा, तो ये एंड वाला 8 रुपीज वाला, ठीक है, इसके आगे जो 500 परचेस किया था, वो जो 500 मतलब 7 रुपीज वाला, 7 रुपीज वाला, ये रहा 7 रुपीज वाला, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया 600 जो परचेस किया, 500 जो परचेस किया, 300 जो परचेस किया था, 300 मतलब 6 रुपीज वाला और 5 रुपीज वाला, 6 रुपीज और 5 रुपीज। टोटल करते हैं 500, 300,
700 800, तो टोटल हो जाएगा 1800 प्लस 500, तो ये हो गया 2300। ठीक है, बैलेंस हो गया 2300। हमें यही पूछा था कंजम्पशन इन लीफो, कंजम्पशन इन लीफो, लीफो में कंजम्पशन कितना होगा। तो लीफो में कंजम्पशन हो गया, इशू जहां पर हुआ है 1500 2800 400, और बैलेंस इन लीफो, ये सब ऐड करके 2300। ठीक है, 500 प्लस 300 प्लस 700 प्लस 800 2300। अच्छा, ये टोटल 1500 प्लस 2800 प्लस 400, तो ये हो गया 4700। तो लीफो और फीफो से अलग अलग विदाउट प्रिपेयरिंग द स्टोर लेजर हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बोला है कि डिफरेंसेस जो आया है वो क्यों आया है, वो हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर आर डिफरेंट अंडर टू मेथड्स ऑफ प्राइसिंग, क्यों हुआ है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है। तो ये तुम लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो पॉइंट भी है ये हम बाकी रखते हैं, होमवर्क देते हैं, तुम लोग भी दिखा सकते हो क्यों अलग हो रहा है। हम जस्ट एक बार बता देते कैसे हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक में कोई डिफरेंसेस नहीं दिखेगा, जहां भी डिफरेंसेस है परचेज में भी नहीं दिखा होगा। ये देखो यहाँ पर 500 1800 ये दो सिमिलर है। कंजम्पशन में चेंजेस दिखा होगा, क्योंकि यहाँ पर कंजम्पशन 1400, यहाँ पर कंजम्पशन 1500, क्यों, क्योंकि वहां पर लिफो हो रहा है, वहां पर फीफो। तो ये जो है हमें एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा, तो तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक दो जो क्वेश्चन है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, और एक थ्योरी हम लोग का बाकी है, दैट इज स्पॉइलेज किसे बोलते हैं, वेस्टेज किसे बोलते हैं, ठीक है, स्क्रैप किसे बोलते हैं, वो वाला बताना बाकी है। तो वो हो जाने पे मुझे नहीं लगता और कुछ क्वेश्चन ज्यादा बाकी है, और एक क्लास चाहिए, ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।